नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। इसके पहले देखिए हमने नदियों का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पर सारे अफवाह तंत्र जितने भी महत्वपूर्ण हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र या आपकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की हों, और सभी को बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में समझा हुआ है। आज का वीडियो आपका झीलों पर या भारत के जितने भी जलप्रपात हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इनसे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसको भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके आयोग में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आरओ में एग्जाम आप उठाकर देखिए और वहाँ पर देखेंगे आप कितने क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, और वही यूपी पीसीएस एग्जाम भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और टॉपिक को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि आखिर यहाँ से आपके प्रश्न किस हिसाब से पूछ रहा है आयोग। यह जानेंगे तभी आप आगे टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छे से कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है। तो भाई झीलों पर जब हम जाएंगे तो भारत की सभी महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखेंगे। विश्व की झीलें या विश्व के जलप्रपात सभी को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के भीतर समझ चुके हैं। यह वीडियो आपका इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इंडिया की जितनी भी झीलें हैं, लेक्स हैं, वो सारी देखेंगे, फिर वाटरफॉल्स देखेंगे, और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आप देखेंगे पीछे आपकी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यह जो इतने भी तथ्य रहेंगे आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा याद करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा आपको। तो कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो तथ्य बहुत आसान हो जाते हैं याद करने। जैसे झीलों के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे टॉपिक को, तो दो आधार पर पहले समझ लीजिए। झीलें दो प्रकार से होती हैं। जितनी भी झीलें हमें दिखाई देती हैं, या तो वह प्राकृतिक झील होगी या कृत्रिम अर्थात मानव के द्वारा निर्मित होगी। तो प्राकृतिक झीलों को पहले हम समझते हैं कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। मुख्य झीलें यहाँ पर देख रहे हैं। प्राकृतिक झीलों के अन्य प्रकार भी होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। कचड़ा छोड़ देंगे हम। तो प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले हम विवर्तनिकी झील देखते हैं, इसका एक प्रकार। तो भाई पूछे विवर्तनिकी झील कौन सी होती है, तो आपने बताया जमीन का, धरातल का कुछ भाग धंस जाए और कुछ भाग उठ जाए, है ना। तो धंसे हुए भाग में जब जल जमा हो जाएगा तो वहां पर जल जो जमा होता है वही झील का निर्माण कर देती है। तो इसी झील में ही आपके एग्जाम्पल के तौर पर समझना है वूलर झील। और वूलर झील को हम पीछे पढ़ चुके हैं। कहां पर इसको मेंशन किया गया था, जब झेलम नदी के बारे में पढ़ाया गया था और करेबा के बारे में बताया गया था। तो वही झेलम नदी के द्वारा ही इस वूलर झील का निर्माण किया जाता है। तो देखो एक साथ पीछे रिवीजन भी हो रहा है और यह झीलों से संबंधित जितने तथ्य हैं वो अभी आपके तैयार हो रहे हैं। दूसरी कौन सी आती भाई, दूसरी आपने खूब सुनी होगी, लैगून झील। रटते रहते होगा कि चिल्का जो है आपकी लैगून झील है, लैगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कभी समझने की कोशिश नहीं की कि भाई लैगून झील क्या होती है। तो आपने बताया लैगून झील क्या होता है। देखो यह आपका मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, और आपका ईस्ट में आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर जो समुद्र का जल होता है कैसा होता है, आप इतना तो जानते ही हैं, समुद्र का जल खारा होता है। अब लैगून का निर्माण कैसे होता है, देखो समुद्र जल का ही कुछ भाग मान लीजिए यहाँ पर समुद्र के द्वारा कुछ अवसाद लेकर के तट के किनारे जमा कर दिया जाएगा, और जमा करके समुद्र के क्षेत्र, समुद्र का जो जल होता है उसको इस अवसाद के माध्यम से पूर्व की ओर ही रोक दिया जाएगा। तो उसके बीच में आप समझिए तट का जो भारत का तटीय स्थलीय क्षेत्र है और अवसादों का जो जमा किया गया तट के किनारे, उसके मध्य में कुछ समुद्र का जल जमा हो जाता है ना। तो उसके मध्य में जो जल का जमाव है यही आपका लैगून का निर्माण करता है। अब यह जल है समुद्र का जल। तो भैया समुद्र का जल कैसा होता है, बोले खारा होता है। तो इसी कारण से यह जो झीलों का निर्माण होगा यह किस तरीके की झील होंगी, बोले खारे जल की झीलें होंगी। तो खारे जल की झीलों में ही आपका एग्जाम्पल है चिल्का झील। कैसी झील, बोले खारे जल की झील। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है आपका पुलिकट की झील। यह भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। जब अभी आंध्र प्रदेश में हम जाएंगे वहां देखेंगे पुलिकट की झील के बारे में। तो पीछे हालांकि यह डिस्कस किया जा चुका है, आज लैगून झील बताया गया। और खारा क्यों होता है पानी, यह समझ में आ गया होगा। फिर केरल के क्षेत्र में जब हमने वेम्बनाड झील पढ़ी थी तो वहां पे भी समझा था। वेम्बनाड झील बताइए कहां पर चर्चा की थी, जब पेरियार नदी के बारे में पढ़ाया गया था। तो पेरियार नदी का विलय कहां हो रहा था, इसी वेम्बनाड झील में हो रहा था। पीछे वीडियो अगर अच्छे से नदियों वाला किया है आपने तो आपको सब याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और वही एक अस्तमुदी झील है, वह भी केरल में स्थित है, जो आपकी लैगून झील है। यह लैगून झीलों के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में आयोग पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है, तो यह आपको पता होना चाहिए। यह मुख्य जो 4 झीलें बताई गई हैं यह आपकी लैगून झील है। फिर हिमानी निर्मित झील। भाई हिमानी निर्मित झील का मतलब आप समझिए, ग्लेशियर वगैरह जब पिघलते हैं उसके पास में ही यदि कोई अगर मान लीजिए धंसा हुआ भाग है, वहां पर जाकर के जल जमा हो जाएगा, और पिघला हुआ जल जो जमा होता है तो झील का निर्माण करेगा। इसी तरीके की एक झील है आपकी राक्षस ताल। राक्षस ताल को भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब सतलज नदी के बारे में पढ़ा था, याद आया। सतलज नदी का निकास कहां से होता है, बोले यह उद्गम क्षेत्र ही है सतलज नदी का, राक्षस ताल। और यह बगल के जो हिमानी हैं आपके ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, उनका ही जल जमा होता है यहाँ पर पिघल कर। ठीक है, अब समझ में आया। वही आपको इस तरीके का ही एक झील रूपकुंड दिखाई देगी।
रूपकुंड को भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। आयोग ने यहां से प्रश्न बनाया है कि किसे आपका रहस्यमयी झील बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यही रूपकुंड है जो आपकी हिमानी निर्मित झील है जो उत्तराखंड में स्थित है। यह क्लियर हो गया। फिर अगली जो झील होती है प्राकृतिक झील, डेल्टाई झील। बोले यह कैसे निर्मित होती है? देखो, दो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जो एक किसी नदी का निर्माण होता है भाई, डेल्टा के क्षेत्र में। डेल्टा कहां पर बनाती हैं नदियां? जब नदियों का विलय होने वाला होता है सागर में, उसके पहले नदियों की धाराएं बहुत धीमी हो जाती हैं, इस कारण से नदियां कई धाराओं में वितरित हो जाती हैं, वही डेल्टाई क्षेत्र होता है। तो आपको पीछे समझाया था जब प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ाया गया था, तो वहां गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र और दूसरा कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, इसके मध्य में ही एक झील आपकी थी कोलेरू झील, याद आया? और एक बात बताइए, कोलेरू खारे पानी की झील होगी कि ताजे पानी की? रटते रहो आप, लेकिन समझो ना, कैसे समझोगे? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नदियों में जल कैसा होता है? बोले मीठा जल होता है, स्वच्छ जल होता है। तो नदियों के माध्यम से उनके डेल्टाई क्षेत्र से इस झील का निर्माण हुआ है, तो कोलेरू का जल कैसा होगा? बोले कोलेरू का जल भी मीठे पानी का जल होगा, इसीलिए कोलेरू झील कैसी है आपकी? मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कैसी है? बोले लैगून है, खारे पानी की झील है। अब बताइए, जितने फैक्ट थे क्या समझ में आए? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट आप देख लेते हैं क्रेटर झील के बारे में। क्रेटर आपको देखिए जब उल्का पिंड पढ़ाया था, सभी का देखो पीछे डिस्कस कराया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना, इंडियन ज्योग्राफी, सब रिलेट करते हैं, तथ्य जितने भी होते हैं। तो जब उल्का पिंड पढ़ाया था वहां बताया था कि उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस करते हुए जब पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर जहां भी गिरेगा बहुत बड़े बड़े पिंड होते हैं, तो आकर बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देंगे। भाई इन्हीं गहरे गहरे गड्ढों में ही जब जल भर जाएगा तो एक झील का निर्माण होगा, और उसी झील का नाम दिया जाता है क्रेटर झील। यह क्लियर हुआ कि क्रेटर झील क्या होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर एक झील है लोनार झील, जो क्रेटर प्रकार की झील है। आयोग यहां से प्रश्न बनाता है। तो देखो, प्राकृतिक झीलों के जो मुख्य प्रकार हैं वो समझा दिए गए, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया कि आखिर क्यों मीठा जल है, क्यों खारा जल है, और क्रेटर झील का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। अब एक जो तरीका है आयोग का प्रश्न बनाने का, वह एक तरफ आपकी झीलें दे देगा 4 और दूसरी तरफ राज्य दे देगा और बोलेगा भाई मिलान कीजिए, है ना, सही ऑप्शन चुनिए। दूसरा एक तरीका होता है कि झील से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अगर तथ्य होता है तो उसके बारे में आयोग आपसे प्रश्न पूछता है। तो इसको एक सारणीगत तरीके से एक जगह पर आपको दे दिया गया है, इससे बाहर आपका आयोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से तैयार करना, और सारी चीज आपको तैयार कराई गई, फिर अभी लोकेशन में मैप पर दिखा दी जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। चलो पहले ऊपर से शुरू करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में हमने कौन सी झील देखी थी? वुलर झील, जब झेलम नदी के बारे में पढ़ा था, याद आया? साथ ही इसके बारे में एक तथ्य याद रखना है आपको कि भारत में यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भाई नदी निर्मित झील है तो मीठे पानी की झील होगी, और इसका साइज इतना अधिक है कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद करिए, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया गया था सुपीरियर झील। नहीं पढ़ा है, जाना पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वीडियो अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनके बाहर आपके तथ्य नहीं जाएंगे। 100% एकदम आप यकीन करिएगा, है ना, इसके साथ ही वीडियो करिएगा। यकीन अगर आप नहीं रखोगे, है ना, भरोसा नहीं रखोगे, तो फिर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। चलो फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने झील देखी रेणुका झील। रेणुका झील भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन रेणुका आर्द्र भूमि के बारे में जरूर पढ़ा होगा जब इन्वायरमेंट में आप पढ़ते होंगे। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है रेणुका आपकी आर्द्र भूमि, और वहीं पर आपका जानते हैं रेणुका झील स्थित है। इसी का जो दलदली भाग होगा वही आपका आर्द्र भूमि कहलाएगा। तो बेसिकली जब इन्वायरमेंट की क्लासेस होंगी वहां बहुत अच्छे से कराया जाएगा इसको। तो हिमाचल प्रदेश की हमने झील देख ली। फिर उत्तराखंड में आते हैं भाई। उत्तराखंड में वहां पर आपको हिमानी निर्मित जब झील बताई थी तो बोला था रूपकुंड पूछा गया है। रूपकुंड आयोग ने पूछा है कि कौन सी झील है जिसे रहस्यमयी झील बोलते हैं। तो आपको आज देखो इसका आंसर मिल गया होगा। उत्तराखंड में ही आपकी जो रूपकुंड झील है इसी को ही रहस्यमयी झील बोला जाता है। हरियाणा पहुंचते हैं भाई। तो हरियाणा में आपकी सूरज कुंड दिखाई दिया। सूरज कुंड के बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा, तो सूरज कुंड मेला के बारे में जरूर सुना होगा। दिल्ली के ही बॉर्डर पर हरियाणा में आपका यह झील स्थित है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मेला सूरज कुंड मेला लगता है। तो सूरज कुंड झील आपको क्लियर हो गया होगा, यह हरियाणा में है ना। राज्य भी बहुत जरूरी है आपको याद रखना। फिर आते हैं राजस्थान में। अब भाई राजस्थान में एक झील है सांभर झील। एक बात बताइए, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में यदि स्थित होगी जहां पर वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा तो सांभर झील कैसी झील होगी? बोले खारे पानी की झील होगी। जब वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा तो लवणता उस झील की बहुत अधिक हो जाएगी। साथ ही साथ याद रखना है कि यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। बोले खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमने पढ़ी आज तक चिल्का। तो फिर यह कैसे बड़ी हो गई? बोले ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील, यानी कि भारत की अंतर्देशीय का मतलब होता है स्थलीय सीमा के भीतर। और जो आपकी चिल्का भी झील है वह तटीय क्षेत्र में है, साथ ही समुद्र में स्थित है। ठीक है, आप जानते हैं किस तरीके से लैगून झील का निर्माण हुआ है। और यह जो सांभर झील है यह राजस्थान राज्य में है आपकी, तो यह अंतर्देशीय झील है आपकी।
यह दोनों देखो फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, कंफ्यूजन भी खत्म हो गया होगा अब आपका सांभर झील को लेकर के और चिल्का झील को लेकर के। फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वहां फुलहर झील दिखाई दी। इसको कहां पढ़ा था बताइए? इसको जब हमने पढ़ा था कि गोमती नदी के बारे में, गोमती नदी का जो उद्गम होता है वह इसी फुलहर झील से होता है जो आपकी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह भी क्लियर हो गया होगा आपको, और साथ के साथ आप लिख भी लिया करिए। असम में आते हैं भाई, असम से प्रश्न आपका बनता है चपनाला झील के बारे में। तो याद ऐसे रखना, जो असम को औसम के रूप में पढ़ा करिए तो कोई औसम नाला होगा जिसे झील भी बोला गया होगा भाई। तो औसम नाला, नाला से आपने कनेक्ट किया चपनाला को, तो चपनाला झील आपके किस राज्य में है? तो असम में है। बस इतना ही आपको याद रखना है। लोग टूरिज्म वगैरह भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको केवल यही मैच करने को आता है कि किस राज्य में स्थित है, या एक साइड में चपनाला झील दिया होगा और असम दिया होगा तो आप मैच कर लोगे। नहीं कुछ होगा तो दो ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप एलिमिनेट करके अपना आंसर सही मार दोगे। फिर मणिपुर पहुंचते हैं भाई। पूर्वोत्तर में मणिपुर में स्थित है आपकी लोकटक झील। खूब सुना है इसके बारे में, और लोकटक झील के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह उत्तर पूर्व भारत में जो नॉर्थ ईस्ट आपका इंडिया है वहां मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अभी ऊपर बताया आपको वुलर झील है, लेकिन उत्तर पूर्व के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो यह लोकटक झील होगी जो मणिपुर राज्य में स्थित है। अभी मैप पर इसकी लोकेशन देख लेंगे। यहीं पर ही आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है? यह विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, और तैरता हुआ नेशनल पार्क के साथ साथ इसको और देखो बताया जा रहा है कुछ विशेषता। यहाँ पर एक सारंग हिरन दिखाई देगा। इसको आप जानते हैं डांसिंग डियर भी बोला जाता है। क्यों? देखो यह आपका नेशनल पार्क जो है तैरता हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप समझिए, जैसे यहाँ से एक कोई हिरन है आपका, जो सारंग हिरन जिसको बोलते हैं, यह निकलता है तो यह हिलता हुआ दिखाई देता है। लोगों को लगता है डांस कर रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है डांसिंग डियर। तो एकमात्र आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जिसका नाम है, कहाँ है आपका? मणिपुर में है, लोकटक झील के पास स्थित है। वहीं पर आपका सारंग हिरन है जिसे डांसिंग डियर बोला जाता है। बताओ यार, इतने सारे फैक्ट आपके तैयार हो गए और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी को एक जगह पर तैयार करा दिया गया। अगला राज्य देखते हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, जिसे पीछे बताया गया, चिल्का झील को डिस्कस कर दिया गया डिटेल से जब लैगून झील के बारे में डिस्कस किया गया, और भारत की सबसे बड़ी व खारे पानी की लैगून झील भी है यह, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील दिखाई देती है। कोलेरू झील के बारे में बताया गया मीठे पानी की झील है। क्यों? क्योंकि भाई गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, और गोदावरी कृष्णा नदियों का जल यहाँ पर होगा तो मीठा जल होगा, इसीलिए मीठे पानी की यह झील है, पूछा भी जाता है। तो कहाँ पर है कोलेरू? आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पहुंचेंगे तो वहां आपको एक पुलिकट झील दिखाई देगी। तो जब चिल्का पढ़ी थी वहीं पुलिकट देखी थी, यह भी अपने आप में एक लैगून झील है। लैगून झील आप समझ गए तो खारे पानी की झील होगी। लेकिन पुलिकट से एक प्रश्न और आता है, कौन सी झील है दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? और वह दो राज्य आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। इनकी सीमा पर अभी हम देखेंगे कहां पर यह पुलिकट झील स्थित है, क्योंकि लोकेशन पर इसको देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब केरल राज्य में पहुंचते हैं तो केरल राज्य में आपको वेम्बनाथ झील दिखी। भाई वेम्बनाथ झील भी हमने पढ़ी थी, लैगून झील है ना, 4 झीलें पढ़ी थी, चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाथ, अष्टमुडी। चारों झीलों देखो यहाँ पर डिटेल से भी समझ ली। केरल में ही वेम्बनाथ झील के बारे में हमने समझा कि यह भारत में सबसे लंबी झील है। अब एक बात और बताइए, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? बोले पेरियार। और सबसे लंबी नदी ही भारत की सबसे लंबी झील में आकर गिर रही थी। सबसे लंबी झील आपकी वेम्बनाथ झील, और केरल की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ी थी पेरियार नदी। तो देखो पीछे के फैक्ट भी क्लियर, आगे की चीजें भी क्लियर, और दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया रिवीजन हो रहा है अपना। और अगली झील थी अष्टमुदी। यह भी लैगून है, कहां पर स्थित है? केरल के ही दक्षिणी भाग में स्थित है। अब तेलंगाना राज्य में देखते हैं तो तेलंगाना में एक झील दिखती है हमें, हुसैन सागर, क्योंकि यह पूछा जाता है कि हुसैन सागर आपका सीधा आता है किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर महाराष्ट्र में देखो, जब क्रेटर झील पड़ी थी तो वहां लोनार झील देखी थी हमने, जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और तमिलनाडु में लास्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो झील पूछी जाती है आपकी चेम्बरम बक्कम। अब भाई चेम्बरम बक्कम को अगर आपको कनेक्ट करना है ना तो चेन्नई के निकट स्थित है, और चे से आपका चेम्बरम, चे से इसका चे आप कनेक्ट कर लीजिएगा एक साथ, तो आपको याद रहेगा कि भाई चेन्नई से ही हमने इसके चे को कनेक्ट किया था चेम्बरम बक्कम से, और चेन्नई से आपको इसका राज्य भी याद आ जाएगा कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो इतने फैक्ट हैं, याद करने के कुछ तरीके भी बताए जाते हैं, रोचक तरीके रहते हैं, तभी आपको क्या है चीजें याद रहेंगी। अब झीलों से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, प्राकृतिक झीलें अभी हमने देखी हैं, सारी झील इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस हर साल 1-2 आपके किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं, चाहे वह आरओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, या अदर पीसीएस का भी हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके खूब बनते हैं। अब आते हैं भाई कृत्रिम झीलों के बारे में, अर्थात मानव निर्मित झीलें होती हैं जो किसी नदी विशेष पर
बनाई जाती हैं। अब इसमें समझते हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में देखेंगे और उत्तर प्रदेश एक साथ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, सतलज नदी पर जो झील बनाई गई उसे बोलते हैं गोविंद सागर झील। दूसरा जो रिहंद नदी पर, रिहंद आप जानते हैं ना, सोन नदी की सहायक नदी है अपनी रिहंद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर जो नदी का निर्माण, झील का निर्माण किया गया है इस नदी पर, उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत। याद रखोगे ऐसे भाई, सोनभद्र में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र राज्य में यह झील स्थित है, तो गोविंद वल्लभ पंत आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है गोविंद वल्लभ पंत। तो दूसरी अपने हाथ याद हो जाएगी, गोविंद सागर जो है आपकी, यह सतलज नदी पर है और किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर दो देखो यहाँ पर झीलें, जो कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, इसमें कन्फ्यूजन आपको जानते हैं कहाँ पर हो जाएगा, एक है आपकी जवाहर सागर और दूसरी है गांधी सागर। यह तो एकदम क्लियर है, कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों चंबल नदी पर हैं, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से होकर बहती है और इसीलिए चंबल नदी पर ही आपकी दो झीलें बनाई गई। पहली है आपकी जवाहर सागर, दूसरी है आपकी गांधी सागर। अब इसमें कन्फ्यूजन यार ये हो सकता है, यह किस राज्य में है, हो सकता है हमको लगे कि जवाहर सागर जो है मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर जो है राजस्थान में है। इस कन्फ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए, तो आपको यह याद रखना है, जवाहर से आपने जवाहरलाल नेहरू को कनेक्ट किया और जवाहरलाल नेहरू ने देश पर क्या किया है, बोले देश पर राज किया है, और बोले जवाहरलाल ने जब राज किया है तो राज से हमने बना दिया राजस्थान को, और गांधी से हमने गांधी जी को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि भाई जवाहर और गांधी जी से इससे अच्छा क्या मिलेगा कनेक्ट करने के लिए आपको। जवाहरलाल नेहरू को कनेक्ट किया तो हमने कहा कि भाई राज किया है, राज से राजस्थान, और गांधी जी हमेशा राजनीति के केंद्र में या मध्य में रहते थे, तो राजनीति के जब वो हमेशा मध्य में रहते थे, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होता था उसके हमेशा मध्य में रहते थे, और मध्य से हमने कनेक्ट किया मध्य प्रदेश को। तो बोलेगा गांधी सागर किस राज्य में है, आपने तुरंत बता देना है मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर किस राज्य पर है, तो आपको बता देना है राजस्थान में है ना। अब कंफ्यूजन एकदम खत्म हो गया होगा इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। केरल में देखिए, केरल में जो झील है पेरियार झील, नदी हम पहले ही पढ़ चुके हैं पेरियार नदी, और पेरियार नदी के का जो निकास मतलब पेरियार नदी का जो आपका मुहाना है वो भी हम देख चुके हैं, वेबनाथ झील। तो पेरियार झील याद करना तो बहुत आसान है, एक एक झील को मैप पर देख लेते हैं। पहले हमने वुलर झील देखी थी, कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर राज्य है जहाँ पर हमें वुलर झील दिखाई दे रही है। फिर हिमाचल प्रदेश बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमने रेणुका झील देखी हुई थी, तो रेणुका झील को देखो यहाँ पर लोकेट कर दिया गया है। फिर उत्तराखंड बढ़ते हैं, उत्तराखंड में हमें रहस्यमयी झील रूपकुंड दिखी थी, तो रूपकुंड झील की लोकेशन क्लियर हो गई। फिर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में हमें फुलहर झील दिखाई देती है, और असम जाते हैं तो असम में हमें चपनाला झील दिखाई देगी। फिर मणिपुर में, उत्तर पूर्व में ही मणिपुर है जहाँ पर हमें लोकटक झील, जो मीठे पानी की झील, हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। अब देखो यहाँ की झीलें जो हैं, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, यहाँ से कन्फ्यूजन आपको एकदम खत्म कर देना है आज। उड़ीसा राज्य जैसे ही हम पहुँचते हैं तो उड़ीसा राज्य में हमें एक खारे पानी की झील, या देखिए चिल्का झील दिखाई दे रही है ना, जो अपने आप में एक लैगून झील है। और नीचे बढ़ते हैं मीठे पानी की झील, क्योंकि ऊपर ही आप जानते हैं गोदावरी, नीचे कृष्णा, इसके बेसिन में ही एक मौजूद है मीठे पानी की झील जिसे कोलेरू झील बोलते हैं, और राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु, यह नीचे हो गया तमिलनाडु, ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश, इसकी सीमा पर ही स्थित है झील पुलिकट। याद आया, पीछे कराया गया था, पुलिकट किन दो राज्यों की सीमा पर है, बोले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। फिर थोड़ा सा नीचे आप जानते हैं चेन्नई मौजूद है, और चेन्नई के पास ही जो झील है उसका नाम है चेम्बरम बक्कम, तो चेम्बरम बक्कम आपकी झील दिख गई, तमिलनाडु में स्थित है। केरल पहुंचते हैं तो केरल में सबसे जो भारत की लंबी नदी झील है वेम्बनाथ झील, तो वेम्बनाथ झील हमें दिखाई दी, और उसके साउथ में आपकी अष्टमुडी, दोनों अपनी लैगून झील है, या तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर जब तेलंगाना राज्य में देखेंगे तो वहाँ हुसैन सागर झील देखो हमें दिख रही होगी स्पष्ट तरीके से। और महाराष्ट्र की जो क्रेटर झील है लोनार झील, तो लोनार झील की देखिए लोकेशन स्पष्ट हो गई होगी जब आपने मैप पर देख लिया। अब राजस्थान बढ़ते हैं तो राजस्थान में भी देखो हमें खारे पानी की झील दिखी, सांभर झील, यह आपकी अंतर्देशीय सबसे बड़ी झील है क्योंकि स्थलीय सीमा के भीतर स्थित है। कौन सी झील है? सांभर झील। और हरियाणा में देखिए यह दिल्ली का क्षेत्र हो गया, दिल्ली के पास ही आपका राजस्थान में हरियाणा में कौन सी, दिल्ली के पास ही आपका हरियाणा में सूरजकुंड झील है। तो सारी झीलें देखो मैप पर भी आपको इसीलिए दिखाई गई ताकि पीछे जितने फैक्ट पढ़ाए गए हैं उनको लोकेशन आप देख लोगे मैप पर तो और क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर। हालांकि जो आपको पीछे फैक्ट बताया गया उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट बताया गया, कैसे याद रखनी है चीज़ें, और उनको मैप पर एक बार देख लोगे और खुद से भी इसको मैप पर बनाना है। इसके बाद आपको खुद से इसको पॉलिटिकल मैप या आउटलाइन मैप लेना है और खुद से लोकेट करना है, उसके बाद और अच्छी कमांड हो जाती है आपकी।
फिर बढ़ते हैं झीलों के बाद जलप्रपात पर। सारे जलप्रपात हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिवाइज होगा अपना, है ना, बढ़िया से रिवीजन करते हैं और रिवीजन भी ऐसे करेंगे कि पीछे सब याद आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जोग और गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। आप बताइए ये कब पढ़ा था हमने? जब तटीय नदियां पढ़ी थी हमने, उसमें शरावती नदी के बारे में पढ़ा था। सब देखो रिवाइज करा रहा हूँ पीछे, मुझे याद है क्योंकि कई बार मैंने पढ़ा हुआ है, कमांड है, आपको भी कमांड इसी तरीके से हो जाएगी। तो जब तटीय नदियां पढ़ी थी वहां पर शरावती नदी पढ़ी थी कर्नाटक की हमने, तो उसी नदी पर ही जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाया गया था, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। और साथ ही यह भी बताया था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। यह किस राज्य में है? कर्नाटक में है। यहां से प्रश्न आपके दो ही तरीके से आते हैं, जलप्रपात दे देता है, सामने राज्य दे देगा एक तरीका यह होता है। दूसरा तरीका होता है जलप्रपात दे देगा, सामने नदियां दे देगा। 4 जलप्रपात देगा, 4 नदियां देगा, मिलान करिए। 4 जलप्रपात देगा, 4 राज्य देगा, उनका मिलान करिए भाई। तो देखो वो एक पूरी लिस्ट बनाकर आपको दे दी गई है, इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। और 1-2 अगर बाहर आते भी हैं तो एलिमिनेट कर दोगे आप, 4 में से 2 तो 3 आ ही रहे होंगे आपको। जोग गरसोप्पा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह क्लियर किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आपको समझाया गया था। फिर आते हैं शिव समुद्रम। याद करो जब कर्नाटक नदी का बताया गया था अपोहा तंत्र, जब प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र वाला वीडियो देखोगे, वहां जैसे ही कावेरी नदी का अपोहा तंत्र पढ़ोगे तो कावेरी नदी के अपोहा तंत्र में ही आपको पढ़ाया था कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इस नदी के द्वारा बनाया जाता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद आया आपका? नहीं याद आया होगा क्योंकि वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो नहीं याद आएगा। तीसरा देखो है आपका कर्नाटक की ही जब तटीय नदियां पढ़ी थी तो वाराही नदी पढ़ी थी। वाराही नदी के द्वारा बोला था सबसे जो ऊंचा जलप्रपात बनाया जाता है जिसका नाम है कूंची। ऊंची से आपको कूंची याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है आपको बतानी है? कूंचीकल। किस नदी पर है? वाराही, पीछे पढ़ाया जा चुका है ये। फिर देखो गोकाक जलप्रपात, ये थोड़ा सा नया है, इसको समझ लेते हैं। देखो गोकाक जो है किस नदी पर है आपको बताना है। यह घाटप्रभा नदी के द्वारा जलप्रपात बनाया जाता है। अब यार घाटप्रभा के बारे में तो बहुत अच्छे से समझाया था कि घाटप्रभा को प्रभु से कनेक्ट करना है और कृष्णा भगवान की, मतलब कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा को प्रभु के रूप में जानते हैं तो घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है? बोले कृष्णा की। और प्रभु से ही आपने यहाँ गोकाक को भी याद कर लेना है। जैसे घाट पर जो प्रभु हैं वो किसके साथ बैठते थे? बोले गौ के साथ बैठते थे। गौ मतलब गाय होता है ना, गौ मतलब गाय होता है ना, तो गौ से ही आपको गोकाक को कनेक्ट करना है ना। और घाट पर प्रभु, घाटप्रभा पर आपने क्लियर कर दिया यहाँ से कि इसका जलप्रपात इसके द्वारा कौन सा बनाया जाता है? गोकाक। और राज्य आपका कर्नाटक ही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला जलप्रपात चित्रकूट। अब बताओ यार चित्रकूट तो कितनी बार पीछे डिस्कस किया गया है। चित्रकूट जब ध्यान करिए बताया था इंद्रावती नदी जो हमारी दंडकारण्य के क्षेत्र से आती है और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। सब रिवाइज हो रहा है। और यह किस राज्य में है? आपकी छत्तीसगढ़ बेसिन के क्षेत्र से बहती है तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और चित्रकूट को ही क्या बोला गया था? भारत के न्यागरा बोला गया था। फिर देखो मांडवी नदी के बारे में बताया गया था, जब महादई नदी के रूप में यह कर्नाटक से निकलती है और गोवा में आपका मांडवी नदी कहलाती है, ठीक है। और इसी मांडवी नदी के द्वारा जो जलप्रपात बनाया जाता है इसका नाम है आपका दूध सागर। राज्य आपका गोवा। सब कुछ देखो फैक्ट कितने आसान होते हैं जब पीछे हमें डिटेल से चीजें डिस्कस की हुई हैं तभी। चूलिया आपने बताया भाई, चूलिया जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। यह जलप्रपात हमने नहीं पढ़ा है लेकिन यहां से पढ़ लेना है। चूलिया जो है आपका चंबल नदी पर है और राज्य आपका है राजस्थान। देखो ऐसे याद कर लेना, चुल ज्यादा होती है, जिसको चुल ज्यादा होगी वही बल का प्रयोग करेगा और जब बल का प्रयोग ज्यादा करेगा तभी वह राज करेगा। तो चुल से आपका हो गया चूलिया जलप्रपात, बल से हो गया चंबल और राज करेगा मतलब राजस्थान। देखो क्लियर हुआ, सारे देखो तथ्य याद हो गए होंगे। चूलिया से आपने कनेक्ट किया चंबल को, चंबल से आपने कनेक्ट किया राजस्थान को। तो ऐसे याद भी रखना है आपको, चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर बनाया जाता है या चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। और किस राज्य में है यह स्थित? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 2 जलप्रपात और दिख रहे होंगे, धुआंधार और दुग्धधारा। कितने आसान है। धुआंधार बताया था नर्मदा से कनेक्ट करना है कि नर्मदा जब साथ साथ रहेंगे तो धुआंधार जिंदगी चलेगी। तो धुआंधार जलप्रपात हो गया, दुग्धधारा हो गया, कपिल धारा हो गया। ये सारे के सारे जलप्रपात किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? नर्मदा नदी के द्वारा। और नर्मदा नदी के द्वारा किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? आपने बताया मध्य प्रदेश में। फिर हुंडरू, यह भी कई बार पढ़ चुके हैं भाई। जब हमने याद करिएगा, जब हमने रांची के पठार के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां से बोला था एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा ही जलप्रपात का निर्माण किया जाता है जिसे हुंडरू जलप्रपात बोला जाता है। और किस राज्य में था? बोले झारखंड में स्थित था। फिर एक जलप्रपात देखो यहां पर दिख रहा होगा, नोहका लीकई। अब नोहका लीकई को याद करना है तो बहुत आसान है याद करना, है ना। कैसे? एक कहानी इसके लिए बोली जाती है। नोहका लीकई का मतलब होता है लीकई की छलांग। देखो होता क्या है, लीकई एक महिला होती है जिसका विवाह होता है, लेकिन इसकी एक बेटी भी होती है। पहला पति खत्म मर जाता है लेकिन इसकी एक बेटी रहती है और बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए दोबारा विवाह करती है। लेकिन इसका जो दूसरा पति होता है वह इससे
घृणा करता है। क्यों? क्योंकि यह पूरा समय लिकई जो होती है पूरा समय जो है अपनी बेटी को देती है। तो एक दिन क्या करता है, एक दिन यह इसकी बेटी को ही काट कर पका देता है। तो लिकई जब आती है घर पर तो बढ़िया से वो जो बेटी को उसकी पका कर देता है, भोजन के रूप में उसे परोसता है, वो खा लेती। वो सोचती कि उसकी बेटी बाहर ही है। अब बाहर है तो उसको लगता है कि बाहर ही खेल रही होगी, लेकिन अचानक से वो जब एक बर्तन में उसकी उंगलियां देखती है तो इतना मतलब भयभीत हो जाती है, इतना डर जाती है कि वह एक लंबी छलांग लगाती है। इसी छलांग को ही बोला जाता है, यह नोहका लीकई की ही छलांग के रूप में ही हमें यह जलप्रपात जो मेघालय में दिखाई दे रहा है ना, यही है। तो बेसिकली यह पौराणिक कथा थी, याद कराने के लिए आपको बताया गया है, ताकि यह कहानी जब आपको याद रहेगी तो आपको यह जलप्रपात याद रहेगा। कारण क्या है याद कराने का, क्यों आखिर ये बताया जा रहा है? आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बताया गया? कुंचिकल। ज़्यादातर सोर्सेस में आपको यही दिखाई देगा, लेकिन अभी नए जो सोर्सेस आ रहे हैं, बहुत जगह पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही नोहका लीकई यानी कि लीकई की छलांग को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है। कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में जो खासी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा के कारण यह जो जल संचय होता है, जल संचय पहाड़ियों से नीचे गिरता है और वही आपके जलप्रपात का निर्माण करता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कोई नदी नहीं लिखी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नोहका लीकई कहाँ पर है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात क्यों बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ देखो, नदी वगैरह से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोलते हैं भाई? बहुउद्देशीय आप समझ रहे होगे, पहले इसका मतलब समझ लो। बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो प्रयोग किया जाए, जैसे नदी है, मान लीजिए कोई फ्लो हो रहा है और नदी पर कोई बांध बनाया जाता है। इस बांध का प्रयोग आप जानते हैं विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस बांध का प्रयोग आप जानते हैं सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इस बांध के माध्यम से इसके नदी के जल का प्रयोग आप जानते हैं पेयजल के लिए किया जा सकता है। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसीलिए जो परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है इन नदियों पर, उसे ही बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। आज क्लियर हो गया होगा यह शब्द आखिर क्यों दिया जाता है। फिर आयोग यहाँ से प्रश्न कैसे बनाता है, दूसरा टॉपिक आपसे आपका क्वेश्चन यह होना चाहिए भाई हम क्यों पढ़ें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर किया जाएगा यह बता करके, देखो परियोजना पूछता है आयोग और नदी दे देगा। दूसरा एक तरीका होता है कि कुछ किसी परियोजना के विषय में पूछेगा और कहेगा कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो दूसरा तरीका यह होता है, पूरा लिस्ट बना करके एक जगह पर दिया जा रहा है, आप जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, देखना इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। इसी तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है, परियोजना देगा और बोलेगा किस नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है, निर्मित की जा रही है, या फिर उसके राज्य के बारे में पूछेगा कौन कौन से राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। चलो एक एक करके सारी देख लेंगे। पीछे सारी हम मैक्सिमम जो है ना 90% परियोजनाएं हम पीछे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ने को मिलेगा, रिवाइज होगा, बस एक साथ यहाँ पर आपको दे दिया जा रहा है। पहले देखते हैं हम उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजना जब बताइए, आपने झेलम नदी के बारे में पढ़ा हुआ था, वहाँ आपको बताया था जम्मू कश्मीर राज्य में जब झेलम नदी आती है तो इसी झेलम नदी पर दो परियोजनाएं समझाई थी, उरी और तुलबुल। कैसे याद कराया था? देखो झेलम को बताया था झेल जाओगे, और झेलोगे कब? जब आप ज़्यादा चुलबुल करोगे, पाकिस्तान की तरह अगर आपने ज़्यादा चुलबुल की तो आपको उरी जैसा जो अटैक है वो झेलना पड़ेगा। याद आया? तो भाई उरी जैसा अटैक झेलना पड़ेगा। चुलबुल से आपने तुलबुल को याद किया था, उरी से आपने उरी अटैक से आपने उरी को याद किया था। दो परियोजनाएं याद की थी, और झेल जाओगे से झेलम नदी को याद किया था। यह देखो क्लियर हुआ होगा आपको। दूसरा देखिए जो परियोजनाएं दी हैं, बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती, यह किस नदी पर हैं? बोले चिनाब नदी पर हैं। यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह भी सारी परियोजनाएं हमने नदी से याद की थी। चिनाब से हमने चीनाब ऐसे लिखा हमने, और चीन से इसको निकाला, चिनाब से हमने चीन को निकाल लिया। अब चीन से क्या हुई थी? हमारी हार हुई थी। हार होने के बाद जितनी भी भारत की हस्ती है सब गुस्से से क्या थी? लाल थी। याद आया? यही याद ट्रिक बनाई थी हमने। तो चीन से हमारी हार हुई, हार से हमने बनाया था बगलिहार को, और सारी हस्ती तो दुल्हस्ती, और गुस्से से लाल, लाल से हो गया सलाल। तीनों परियोजना याद हो गई। और चीन से हमारी चिनाब किस नदी पर है यह भी याद हो गया। फिर सतलज नदी पर आते हैं तो वहाँ पर दो परियोजनाएं हमें दिखेंगी, एक भाखड़ा नागल और दूसरी नाथपा जाकरी। तो देखो भाखड़ा नागल भी हमने याद किया था कि भाखड़ा नागल भांगड़ा से याद किया था, तो पंजाब, हरियाणा, साथ ही हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को भी इससे फायदा होता है। ठीक है, तो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं आपको याद रखना, केवल पंजाब हरियाणा ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी हैं। ये थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझ लेना। साथ ही एक परियोजना इस सतलज नदी पर जब यह हिमाचल प्रदेश के राज्य से बहती हुई आती है तो वहाँ पर नाथपा जाकरी परियोजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई व्यास नदी दिखाई दी हमें। व्यास नदी दिख रही थी सहायक नदी के रूप में। इस पर जो आपका परियोजना चलाई जा रही है उसे पोंग बोलते हैं। तो पोंग आपकी परियोजना पूछता है किस नदी पर है, तो व्यास पर है। दोनों छोटे छोटे नाम है तो आपको याद रहेगा, पोंग भी छोटा सा नाम है, व्यास भी छोटा सा नाम है। और राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश ही है, जिससे लाभान्वित हो रहा है। फिर देखो दो परियोजनाएं हमें दिखी, चमेरा थीन, यह भी हमने पढ़ी थी। कब? जब रावी नदी के बारे में पढ़ा था, और वहां बताया था आपको पंजाब में जब रावी नदी का बहाव होता है तो दो परियोजनाएं यहां पर बनाई जा रही हैं,
चमेरा और थीम जो चल रही हैं, ठीक है। अब यह चमेरा और थीम पंजाब को लाभान्वित तो करती हैं, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए इसको याद कैसे किया था। तो रावी को हमने रवि से याद किया था, और रवि आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है, और रवि को कोई बोले मेरा है ना, तो वह बहुत थिन मानसिकता वाला होगा, है ना, पतली मानसिकता वाला, कमजोर मानसिकता वाला। तो मेरा से हमने कनेक्ट किया चमेरा को था, और थिन से हमने थीन को कनेक्ट किया था, क्योंकि रवि मेरा नहीं होता है, रवि तो सबका होता है भाई, सूर्य तो सबका है, ऐसे याद किया था हमने, याद आ गया होगा। अब रिहंद आता है भाई, रिहंद तो हम पढ़ चुके हैं, रिहंद हम अपनी सोन की सहायक नदी है, सोनभद्र में हमने पढ़ा हुआ था यह स्थित है, और जहाँ पर परियोजना भी, नाम भी इसका दिया गया है रिहंद परियोजना। झील हमने पढ़ी थी गोविंद वल्लभ सागर, याद आया। अब यह उत्तर प्रदेश में है, यह तो आसान है। फिर माता टीला हमने पढ़ा, माता टीला जो परियोजना है या बांध है, यह बेतवा नदी पर बनाया गया है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो बुंदेलखंड का रीजन है उसे लाभान्वित किया जाता है इसके माध्यम से, माता टीला बांध के माध्यम से। अब दो देखो सागर यहाँ दिखाई दिए, गांधी सागर, जवाहर सागर। जवाहर ने राज किया था तो राजस्थान में, और गांधी मध्य में रहे थे तो मध्य प्रदेश में, और दोनों ही चंबल नदी पर हैं, पीछे याद कर चुके हैं, देखो कितना आसान हो जाता है याद करना। फिर यहीं एक सागर और दिखाई दिया, बाण सागर। देखो बाण सागर अगर आपको तैयार करना है तो आपको याद रखना है सोन, ठीक है। अब भाई बाण सागर आपको, जब गांधी सागर जवाहर सागर याद रहेगा तो बाण सागर भी याद आ जाएगा आपको। और बाण सागर के लिए जो नदी है आपकी, किस नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है, चलाई जा रही है, तो बताना है आपको सोन नदी पर। और सोन नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा है, अमरकंटक से निकलती है और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और लाभान्वित होते क्योंकि बिहार में जाकर यह मिलती है तो बिहार भी लाभान्वित होगा, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होकर जाती है, तो यह तीनों राज्य आपके लाभान्वित होंगे। यदि उस नदी की आपको स्थिति पता है, कहाँ से होकर इसका बहाव हो रहा है, तो आपको लाभान्वित राज्य जो है याद करना कठिन नहीं होगा। दो आपको देखो और दिखाई दे रही होंगी परियोजनाएं, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। भगवान कृष्ण से ही हमने याद किया था, भगवान कृष्ण क्या है, नाग पर खड़े होकर इन्होंने नृत्य किया था, है ना। नागार्जुन सागर यहाँ से हमने याद किया था। नाग याद रख लो या अर्जुन याद कर लो, भाई अर्जुन को उपदेश किसने दिए थे, बोले कृष्णा भगवान ने ही तो दिए थे। तो नागार्जुन सागर आपको याद हुआ, और कृष्णा को हम भगवान को क्या बोलते हैं, श्री कृष्णा, तो श्री से हमने श्री शैलम परियोजना के बारे में याद किया था। तो नागार्जुन सागर, श्री शैलम दोनों परियोजनाएं कृष्णा नदी पर हैं, और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। फिर जो आपका मेट्यूर डैम दिखता है, तो मेट्यूर डैम जो है आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है, और तमिलनाडु राज्य में आओगे तो यह बांध दिखाई देगा। अब भाई सरदार सरोवर के बारे में आते हैं, तो सरदार सरोवर से जो आपके लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, यह समझिए 4 हैं। जैसे इसकी भाई आप मैप पर भी थोड़ा समझने की कोशिश किया करिए। तो सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पर है, ध्यान से बताया गया था आपको जब नर्मदा नदी के बारे में पढ़ाया गया था। तो भाई राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, है ना, नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया, और फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आती है। यही आपके चारों राज्य हैं जो सरदार सरोवर जब परियोजना लागू हो जाएगी तो उससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। यह तो हो गई पॉजिटिव बात। निगेटिव बात भी आप पढ़ते हैं इसको, जब इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे तो वहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है ना। ध्यान से आपने अगर पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के बारे में, तो इसी सरदार सरोवर बांध या परियोजना का विरोध करते हुए ही नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम इन्वायरमेंट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ ध्यान से समझना है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और 4 राज्य इससे लाभान्वित होंगे। फिर उकाई और काकरापार, जब नर्मदा देख ली तो तापी नदी की 2 परियोजनाएं हैं, उकाई और काकरापार, दोनों क्या है आपकी गुजरात राज्य में है। अर्थात गुजरात राज्य में ही आपकी 2 बांध बनाए गए हैं, या उकाई बांध या काकरापार, या 2 परियोजनाएं जो है लागू की गई हैं जो तापी नदी पर स्थित हैं, जो आपकी गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो सारी हमने देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं समझ ली, झीलें और जलप्रपात समझ लिया। मोस्टली आपको देखो ये पता चला होगा कि सब रिवीजन हो रहा है आपका, पीछे आप ज़्यादातर तथ्य पढ़ चुके हैं, और बहुत आसान लग रहा होगा आपके लिए ये तथ्य याद करना, क्योंकि हमने पीछे बहुत डिटेल से समझा। नहीं आपने वीडियो देखा है, पहले वीडियो पीछे के देखना और कई बार रिवीजन कर लेना, फिर यह तथ्य देखना कितने एकदम हलवा, एकदम मक्खन की तरह याद होते हैं, है ना। आपको आज मज़ा भी आया होगा, क्योंकि आपको यह लग रहा होगा हमें तो सब पहले से ही आता है। चलिए देखिए शुरू करते हैं भारतीय मानसून के बारे में। इसके बारे में हमें बेसिक सी जानकारी इतनी होती है, हम सभी जानते हैं कि मानसून हमारा कब एंट्री करता है भारत में। तो बोले भाई जून जुलाई का मौसम होता है जब मानसून हमारा, भारतीय मानसून एंट्री करता है। बोले क्यों करता है, क्योंकि यही वह टाइम होता है जब टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत अधिक होगा, जिस कारण से जो स्थलीय भाग होता है अपने भारत में, जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है। और लो प्रेशर इसकी तुलना में जब आप जलीय क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर रहेगा। तो पीछे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हमने की थी तो वहाँ बताया था कि पवनें जो है आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। तो भैया मानसून आने का जो समय रहेगा वो कब रहेगा, बोले जून जुलाई का ही मौसम रहता है, तभी भारतीय मानसून की एंट्री होती है। तो इतना तो बेसिक नॉलेज आप सभी को होता है। अपने को क्या है, अपने को प्रश्न निकालने यहाँ से, आखिर आयोग कैसे क्वेश्चंस निकालता है भारतीय मानसून से। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो बनाया है उसने, वह पूछा है कि जो मानसून शब्द है ना, यह किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है यह अरबी भाषा का शब्द है, और
इसका मतलब होता है मौसम, यानी कि मौसम जिसका तात्पर्य होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन। तो बोले भाई हमें पहला ध्यान रखना है यह कि मानसून जो शब्द ही है वह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होंगे आपके, तुर्की होगा, फारसी होगा, तो आपको वहां कंफ्यूज करेगा और कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा जब आप यह तैयार करके जाओगे। फिर देखो यह जो फिगर आपको बनाया गया है, यहां से मानसून से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। कैसे, एक एक करके समझते हैं। देखो मानसून जो आपका एंट्री करता है आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से करता है, ठीक है, तो उसी को ही नामकरण दिया जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिशा आपकी उद्गम क्षेत्र के आधार पर तय होती है। जैसे हमने पछुआ पवने पढ़ी थी, पूर्वी पवने पढ़ी थी, तो पछुआ पवनों की दिशा क्यों उन्हें पछुआ पवने बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम की दिशा से चलती हैं। उसी तरीके से मानसून हमारा किधर से आ रहा है, बोले दक्षिण पश्चिम की दिशा से आ रहा है, इसीलिए इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। तो यह क्लियर हुआ, हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून एंट्री करता है प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से। प्रश्न बनाया गया आयोग के द्वारा, भाई सर्वप्रथम वर्षा कहां होती है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसी कारण से देखो हमने पढ़ा हुआ था, जब मालाबार तट पढ़ा था तो वहां बोला था केरल का जो तट है उसे मालाबार तट बोलते हैं। तो सर्वप्रथम जो वर्षा होगी वो मालाबार तट पर होगी, और सर्वप्रथम वर्षा जिस राज्य में होगी वह राज्य आपका कौन सा होगा, वह केरल होगा। यहां से आयोग ने प्रश्न बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाना, पलट कर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न जो बनाया जाता है, अगला आप जानते हैं दो धाराओं में आता है। एक धारा आपकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह केरल और कर्नाटक से होते हुए ऊपर जाती है, दूसरी एक धारा आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पहुंचती है। आप जानते हैं तमिलनाडु में यह जो मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है इसके कारण वर्षा नहीं होती है, यहाँ पहाड़ियों के पैरेलल में पवनें सीधी निकल जाती हैं और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आप जानते हैं यहाँ एंट्री करती हैं, है ना। और यहीं पर आपने क्षेत्र पढ़ा था मासिनराम या चेरापूंजी का, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। यह भी पीछे समझाया गया था कि यहाँ की जो पहाड़ियां होती हैं ये कीपनुमा होती हैं, तो जो आर्द्रता भर भर के ले जाती है बंगाल की खाड़ी से यहाँ की पवनें, यह क्या है, अभिसरित हो जाती हैं। कीपनुमा संरचना के कारण यहाँ आर्द्र पवनें अभिसरित हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा बारिश कराएंगी, इसीलिए मासिनराम और चेरापूंजी यहाँ पर बारिश सर्वाधिक होती है। यह क्लियर हुआ हमें मानसून के बारे में। फिर एक प्रश्न आता है, भाई तमिलनाडु में जब बारिश नहीं हुई फिर तमिलनाडु में बारिश कब होती है, तो आपको पता चला कि लौटता हुआ जो मानसून है इसके कारण आपकी तमिलनाडु में बारिश होती है। और यह लौटता हुआ मानसून जब आप समझिए उड़ीसा के क्षेत्र से जब बाहर निकलेगा फिर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता तो ग्रहण करेगा, और तमिलनाडु के क्षेत्र से जब बाहर निकलेंगी यह पवनें तो तमिलनाडु में वर्षा कराती हुई आगे निकलेंगी, इसलिए लौटते हुए मानसून के कारण बारिश कहां होती है, आपने बताया तमिलनाडु में। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून जुलाई के महीने में एंट्री करता है वहां से बारिश कहां पर सबसे ज्यादा होती है, आपने बताया केरल में। तो यह क्लियर हो गया होगा आपको, इतने फैक्ट आपके बनाए भी जाते हैं और सारे देखो यहां पर मैप पर समझा भी दिए गए। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भाई भारत में जो वर्षा होती है उसका अनुपात आप लगाइए, है ना। 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, इनका अनुपात आपको पता होना चाहिए। और पीछे अगर समझ लिया आपने, मानसून की एंट्री को समझ लिया, कैसे मानसून प्रवेश करता है, तो यह अनुपात लगाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। आप समझ गए होंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहां पर चर्चा की जा रही है, अभी समझाया गया। दूसरी जो देखी हमने 13% बारिश होती है प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा। प्रत्यावर्तित का मतलब कुछ और नहीं है, लौटता हुआ मानसून। यही लौटता हुआ मानसून जो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा कराता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्तित मानसून के जरिए 13% भारत में बरसात हो रही है। तीसरी वर्षा हमें दिखाई दी चक्रवाती वर्षा। यह मानसून आने के पहले जो चक्रवात बनता है, चक्रवात आप जानते हैं कि मध्य में लो प्रेशर होना चाहिए और स्थलीय भाग पे लो प्रेशर बन चुका है क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। तो तटीय क्षेत्रों में आप जानते हैं वहां पर भी चक्रवात होते हैं, आते हैं ना तटीय क्षेत्र में, तो वहां पर चक्रवाती वर्षा हो जाती है। तो 10% योगदान, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तटीय क्षेत्र है और इस कारण से चक्रवाती वर्षा 10% लगभग होती है आपके भारत में। फिर चौथा आपका है पश्चिमी विक्षोभ। अभी पश्चिमी विक्षोभ जब हम समझेंगे, जेट स्ट्रीम के बारे में समझेंगे, वहां इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में समझ लेंगे, जिसके कारण 2 से 3% वर्षा होती है। तो ये 4 प्रमुख कारण होते हैं जिनके कारण भारत में वर्षा का प्रतिरूप देखा जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा 75%, यानी कि 3/4 वर्षा हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून पर ही होती है, आधारित होती है। इसीलिए जो हमारी कृषि है इसी मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि 75% आप समझिए मात्र योगदान किसका है वर्षा में, मानसूनी वर्षा का है। फिर दूसरी हो गई प्रत्यावर्तित, तीसरी हो गई आपकी चक्रवाती, चौथी हो गई पश्चिमी विक्षोभ, जिस पर आपका पश्चिमी पछुआ जो आपकी जेट स्ट्रीम आ रही हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय, उनका प्रभाव दिखाई देगा। तो यह अभी क्लियर तरीके से समझेंगे, जब जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझ लेंगे। ऊपर की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आता है भाई दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आगमन हो रहा है जून जुलाई के महीने के पहले, यहां समझते हैं। इसके पहले देखिए जगह जगह पर कई राज्यों में लो प्रेशर बन रहा होगा। लो प्रेशर के पहले आप जानते हैं तेज गति से पवनें चलेंगी। पहले तो तेज गति से पवनें चलेंगी ना, इन जगहों पर तूफान आएंगे और तूफान आने के साथ जब यह पवनें आर्द्रता लेकर पहुंचती हैं इन क्षेत्रों में तो फिर वहां बारिश करा देती हैं, है ना। ये तो बेसिक सी समझ आपको होनी चाहिए। अब प्रश्न आयोग ने बनाया कि यह जो तेज
पवनें चलती हैं या तेज तूफान आते हैं, इनके नामकरण को लेकर प्रश्न बनाया जाता है। भाई अलग अलग राज्यों में इनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो केरल में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। बोले भाई केरल में जो पहले तूफान चलता है आपका, इसको आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जो आम की खेती की जाती है या आम के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं सॉरी, तो उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होती है। अर्थात यह वर्षा आप समझिए कि आम का जो बौड़ आता है उसको गिराती नहीं है बल्कि पकने में मदद करती है। तो इसीलिए इसको केरल में आम्र वर्षा और जरूरी होती है ना। आम के अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए आम्र वर्षा होना बहुत जरूरी है। और वही कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ठीक है, इसके नामकरण देखिए केरल में और कर्नाटक में दोनों जगह अलग अलग हैं। केरल में आपका आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम, इसी तूफान को कर्नाटक में बोला जाता है। अब पश्चिम बंगाल में और असम के भी कुछ क्षेत्र में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। बैसाख महीना आप जानते हैं, यहां से एक प्रश्न भी आयोग बनाता है, ध्यान से सुनना। देखो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप जानते हैं मार्च महीने में क्या होता है, आपका नया साल शुरू होता है। अब भैया मार्च महीने को ही आप चैत्र महीना बोलते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो चैत्र से ही आपका क्या शुरू होता है, शुरुआत होती है हिंदू कैलेंडर की या हिंदू महीनों की। और चैत्र के बाद ही आपका आता है बैसाख का महीना। तो भाई बैसाख का महीना मतलब क्या हो गया, अप्रैल और मई का महीना हो गया। भाई अप्रैल मई के महीने में ही तूफान चल रहे होंगे, पहले तूफानी हवाएं चलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं जून जुलाई में तो चक्र वर्षा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिमी जो वर्षा होती है वह आपकी जून जुलाई के मौसम में हो जाती है। तो भाई अप्रैल वगैरह में क्या होता है, जो बैसाख का महीना होता है उसी समय पश्चिम बंगाल में जो तूफान चलते हैं उन्हें काल बैसाखी बोलते हैं। काल इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको काल बैसाखी बोला जाता है। तो आप समझे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी तूफान किन्हें बोला जाता है। फिर असम में ही इनको बोर्डोई चिला बोलते हैं। उन्हीं तूफानों को असम में बोर्डोई चिला बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। और उड़ीसा में इन तूफानों को क्या बोला जाता है, उड़ीसा में नार्वेस्टर बोला जाता है। ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं और इनको क्या होगा, ऑप्शंस में दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा इनको और मिलाने के लिए बोलेगा, 4 आगे राज्य के नाम देगा। आयोग यहीं से ऐसे प्रश्न बनाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा केरल कर्नाटक में क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल असम में नामकरण क्या है, साथ ही उड़ीसा में नामकरण क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2 प्रश्न और दिखाई दिए मानसून से संबंधित कि भाई सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए आप कौन सा है। तो ये तो याद तो कराना नहीं है, आपको पहले बता दिया गया मासिन नाम है, पीछे समझा भी दिया गया डिटेल से कि आखिर क्यों मासिन नाम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा क्षेत्र है आपका लेह का क्षेत्र। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आप भारत में जाते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून को देखेंगे और ऊपर आप जानते हैं लेह लद्दाख में स्थित है ना, लद्दाख की राजधानी लेह है। और लेह तक पहुंचते पहुंचते यह जब आपकी पौने पहुंचेंगी तो यह शुष्क हो जाती हैं। बोले शुष्क होने के कारण ही यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। सबसे कम बारिश अगर पूछा जाए कहां पर होती है तो लेह में होती है। यह भी समझ में आ गया होगा आपको। अब जेट स्ट्रीम प्रवाह, जब पश्चिमी विक्षोभ पीछे बताया गया था वहां बोला गया था कि जेट स्ट्रीम को जब समझेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ समझ में आ जाएगा। देखो 2 तरीके के हमें जेट स्ट्रीम प्रवाह समझने हैं। वैसे तो और भी इसके भाग होते हैं, 5 भाग लगभग होते हैं, लेकिन अपने को खाली प्रश्न निकालने हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस निकाले जाते हैं वो समझ लेना है। तो जेट स्ट्रीम प्रवाह को लेकर आपके 2 जगह से प्रश्न बनाए जाते हैं आयोग के द्वारा। एक आपका उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो उष्णकटिबंधीय है मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह किस टाइम की बात हो रही होगी, जब मानसून का आगमन हो रहा होगा, है ना। उष्ण समय होता है मतलब ग्रीष्म समय होता है जब मानसून का आगमन होगा, है ना। तो इसी कारण यह बात की जाएगी पूर्वी जेट स्ट्रीम की, उस समय जब मानसून की एंट्री होगी। और उपोष्णकटिबंधीय मतलब शीतकाल की बात की जाएगी, और शीतकाल के समय आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम का बोला जाएगा किस तरीके से योगदान रहता है। प्रश्न आयोग बनाता है कि भाई उपोष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इनका योगदान शीतकालीन वर्षा में, और शीतकालीन वर्षा आप जानते हैं जब मानसून लौटता है उस टाइम पे ही आपकी देखते होंगे उत्तर के क्षेत्रों में कुछ शीतकालीन वर्षा भी होती है। उसमें प्रमुख रूप से जो योगदान दिखाई देता है वह इस उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का। ये कहां से आती है आप जानते हैं, भूमध्य सागर के क्षेत्र से। क्षोभ सीमा आपने पढ़ी थी, क्षोभ मंडल पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो क्षोभ सीमा के पास ही आपकी पश्चिम से पूरब की दिशा में आपको पता होना चाहिए, है ना, भूमध्य सागर से जो पवनें चलती हैं उन्हें ही बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यह अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं और जब इनका अभिसरण भारत के उत्तर के मैदानों में हो जाता है तो उसी कारण से आपका यहाँ पर शीतकालीन वर्षा कराती हैं। यह समय आपको समझ में आ गया होगा, पीरियड आपका कौन सा टाइम रहता है, जब लौटता हुआ मानसून भारत में लागू होता है। ठीक है, उस समय की बात है ये। तो उस समय आपकी यह पौने जैसे ही आप समझिए उत्तर भारत में अभिसरित होंगी तो थोड़ी बहुत वर्षा आपकी कराएंगी उत्तर के मैदानों में। फिर यह आप जानते हैं लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा, आर्द्रता लेकर तमिलनाडु में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो यह क्लियर हो गया होगा कि उपोष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है यह उत्तर पूर्वी मानसून में मदद करती हैं। अब भाई उत्तर पूर्वी मानसून ही तो होगा जो लौटता हुआ मानसून होगा, क्योंकि दिशा क्या है इसकी, उत्तर पूर्व से आ रही है पौने।
फिर दूसरी आपने पढ़ी थी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये क्या होता है भाई, आपने भारत को समझा और तिब्बत को भी समझ रखा है। और तिब्बत में आप जानते हैं भाई, तिब्बत से जो पवनें स्थल की ओर चलेंगी और स्थल पे भी आप जानते हैं लो प्रेशर बन रहा होगा, है ना। जब ग्रीष्म समय की बात होगी, यहाँ पर भारत के स्थलीय खंड में लो प्रेशर बना होगा, तो पवनें क्या करेंगी, यह तिब्बत से जो पूर्वी जेट स्ट्रीम पवनें हैं, यह लो प्रेशर को और बढ़ा देती हैं। और जैसे ही और बढ़ाएंगी तो आप जानते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आ रहा होगा भारत की ओर, यह और तेज गति से आएगा, है ना। तो इसी कारण से बोला जाता है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में मदद करती हैं। तो दोनों जेट स्ट्रीम पवनें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और यह पवनें समझने के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि कौन सी पवन आपकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन किस तरीके से सहायक है हमारे मानसून में, और पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन किस तरीके से सहायक है हमारे मानसून में, क्योंकि दोनों से ही आपके प्रश्न क्या है आयोग बनाता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भूकंपी जोन के बारे में समझते हैं। यहां से आयोग ने प्रश्न बनाया कि भाई भारत को जो है कितने भूकंपी जोनों में बांटा गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि भूकंपी जोनों में मोस्टली देखा जाए तो 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन भारत में 4 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से 4 जोन है, यह आपको मैप पर बहुत क्लियर ढंग से समझाया गया है। ध्यान से समझना, जोन 1 भारत में नहीं बनाया गया है, क्योंकि जोन 1 होता है मतलब वह देश होते हैं, जोन 1 के अंतर्गत वह क्षेत्र रखा जाता है जहां भूकंप आने की कोई संभावना नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर, आता ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। हमें क्या है देखना है, भारत को 4 जोन में बांटा गया है। और 4 जोन आपके स्पष्ट रूप से देखो यहां पर समझाए भी गए हैं और आपको ध्यान से देखना भी है। सबसे ऊपर आपको रेड कलर का दिख रहा है जो भाई, यह रेड कलर का जो जोन है यह जोन 5 है। और सर्वाधिक प्रचंड तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं वो कहां पर आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र से आप परिचित भी हो चुके हैं जब हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो बताइए, हिमालय का क्षेत्र आप जानते हैं पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील क्षेत्र होता है ना। प्लेटों का जो अभिसरण हो रहा है वह भी इसी क्षेत्र में हो रहा है। तो भैया भूकंप कहाँ आएंगे, भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जहां प्लेटों का अभिसरण या अपसरण होता है। तो प्लेटों का अभिसरण और अपसरण वाला क्षेत्र कौन सा है, किनारा कौन सा है, यही जो हिमालयी क्षेत्र है। तो यहां पर आपको दिखाई दिया जोन 5 का क्षेत्र है आपका, जो वहां पर अति प्रचंड वाले भूकंप आते हैं। अब क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा जोन 5 कौन सा है। साथ ही एक क्षेत्र आपका गुजरात का क्षेत्र दिख रहा होगा, भुज का क्षेत्र, जहां तीव्र प्रचंड भूकंप आया हुआ है, तो उसे भी जोन 5 में ही रखा गया है। फिर जोन 4 आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, इसी से लगा हुआ, जो जोन 5 से लगा हुआ ही है आपका जोन 4 है। और जोन 4 का एरिया आपका ब्राउन कलर का जितना दिख रहा है, या पहाड़ी क्षेत्र आपका प्रायद्वीप के क्षेत्र में है ना, जितनी हमने पीछे पढ़ी ना, अन्नामलाई की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां, ये सब किसके अंतर्गत रखी गई हैं, यह भी सब जोन 4 के अंतर्गत रखी गई हैं, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इसीलिए इसे हमने जोन 4 में डाला हुआ है। अब जोन 3 में कौन सा क्षेत्र है, तो जोन 3 में हमें येलो कलर का दिखाई दिया है ना, जहां पर क्या है मध्यम तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, जोन 5 में प्रचंड तीव्रता के भूकंप आएंगे और गहन तीव्रता के आपके जोन 4 में भी देखने को मिलते हैं। फिर मध्यम तीव्रता वाले जो भूकंप है वो जोन 3 में, और जोन 3 का क्षेत्र आपको देखिए राजस्थान का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, कुछ आपका जोन 4 से लगा हुआ क्षेत्र है। साथ ही मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वह भी आपको दिखाई दे रहा हो, या पठारी क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह आपका सारा जोन 3 के अंतर्गत आता है। फिर भाई जोन 2 में कौन सा आता है, जोन 2 में आपका मैदानी क्षेत्र आता है। मोस्टली चाहे आपका दक्कन ट्रैप का क्षेत्र हो या फिर आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र हो, यह सारा का सारा क्षेत्र आपका जोन 2 के अंतर्गत आता है, जहां अल्प तीव्रता वाले भूकंप या ना के बराबर भूकंप आने की संभावना होती है। तो यह 4 आपके भूकंपी जोन है। प्रश्न सीधा बनाता है कि कितने भूकंपी जोनों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 4। यह एक प्रश्न बना देगा भाई, सर्वाधिक प्रचंड तीव्रता वाले भूकंप किस जोन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस आपके जोन 2, 3, 4, 5 सारे दिए होंगे, आपको बताना है जोन 5 में सर्वाधिक प्रचंड तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और इनसे देखिए क्वेश्चंस, यह जो आपको सारणी दी गई है इनसे लगातार आपके प्रश्न बनते हैं, है ना। पूछ देता है कि भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है नई दिल्ली में है। और याद कैसे रखोगे भाई, डिपार्टमेंट से आपको कनेक्ट कर लेना है दिल्ली को, तो डी से आपका डी कनेक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट को दिल्ली से कनेक्ट करो, इसी तरीके से आप याद रख पाओगे। तो क्योंकि आप जानते हैं भारतीय मौसम विभाग है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को आपने दिल्ली से कनेक्ट किया तो आपको याद आ गया इसका मुख्यालय भाई दिल्ली में ही है। फिर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय आपका पुणे में स्थित है। ठीक है भाई, इंस्टीट्यूट आपको दिखेगा तो आपको बता देना है हमें पुणे मारना है। ठीक, और समुद्र सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय जो समुद्र सूचना सेवा केंद्र है, इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में स्थित है। तो तीनों से संबंधित देखो आपके प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद करना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। मानसून संबंधी हमने जितने प्रश्न थे सारे देख लिए। भारत की मिट्टियों के बारे में देखते हैं। भारत की मिट्टी का चैप्टर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके खूब बनते हैं। देखो मिट्टी बेसिकली होता क्या है यह तो आपको पता होना चाहिए। मिट्टी आप समझिए, बेसिक समझ ले लीजिएगा, फिर हम प्रश्न सीधे बनाएंगे और उन्हीं को टारगेट करेंगे जहां से आयोग प्रश्न बनाता है। मिट्टी जो होती है पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जो देखिए
पौधों की वृद्धि के लिए, है ना, प्राकृतिक रूप से जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, यह सारे प्रदान करती है ना। और इसकी ऊपरी परत में ही खनिज लवणों का या कुछ जीवांश का, है ना, जीव के जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका मिश्रण रहता है। और यह आप समझिए मिट्टी का जो निर्माण होता है इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मिट्टी का जो आप अपक्षय करते हैं ना, मिट्टी के क्षय को लगातार रोकने की बात की जाती है, लगातार मृदा के संरक्षण की बात की जाएगी। क्यों की जाती है? क्योंकि जिसको बनने में लाखों वर्ष लग गए उसको आप अगर चंद कुछ वर्षों में ही खत्म कर दोगे, दोबारा बनने में फिर कई लाख वर्ष लग जाएंगे, तो इसलिए उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। हम लगातार इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट के संरक्षण की बात करते हैं, तो मृदा संरक्षण की भी बात की जाती है। और यहाँ समझेंगे हम मिट्टी को 4 महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे, कणों के आधार पर बांटा जाता है। सबसे जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें मृतिका बोला जाता है। मृतिका जिसे क्ले के रूप में जानते हो, सबसे छोटा महीन कण होता है। इसके बाद इससे जो बड़ा कण होता है वह गाद होता है, फिर बालू, और बड़े बड़े जो कण होते हैं उन्हें बजरी बोलते हैं। क्योंकि मिट्टी कई वर्षों तक आप समझिए पहाड़ जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं, टूटकर बजरी बनेंगे, बजरी से फिर वह बालू बनता है, बालू से गाद, अंततः वह मृतिका बनता है जो हमें मिट्टी के रूप में दिखाई देता है, और इसी को क्ले बोला जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, जितना कण छोटा होगा उसकी सोखने की क्षमता जल को उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जहां मृतिका अधिक पाई जाएगी उसकी जल को सोखने की क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाएगी, यह आपको याद रखना है। चलो अब जब मिट्टी के बारे में इतना समझ लिया तो सॉइल प्रोफाइल देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका जिसको बोला जाता है। भाई सॉइल प्रोफाइल क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, एक पौधा आपने लगाया कहीं भी और उसको खोदना है, ठीक है, उसको खोदना है और फिर तुम्हें क्या है, खोदकर मिट्टी का इस तरीके से, मान लीजिए जमीन के भीतर, आपने जमीन के भीतर इस तरीके से अंदर की संरचना को समझना है कि मिट्टी के भीतर किस तरीके से आपको संरचना दिखाई देगी अगर आप खोदकर अंदर देखें तो आपको पता होना चाहिए, इसको लेयर वाइज आप बांटकर समझोगे। सबसे ऊपर जहां आपको पौधे दिखाई देते हैं लगे हुए, उसे ओ संस्तर बोला जाता है ना। ऊपरी जो आपका लेयर होता है उसे ओ संस्तर बोलते हैं, और इसी लेयर में ही हमें क्या मिलता है, ह्यूमस दिखाई देगा। ह्यूमस क्या होता है आप पूछोगे? भाई ह्यूमस कुछ नहीं होता है, आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कई वर्षों तक पेड़ पौधे वगैरह सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, और जो मौजूद होते हैं, जो अपघटित होते रहते हैं, डिकम्पोज होकर जो आपकी ऊपरी लेयर में मौजूद रहते हैं, है ना, जिसके कारण आप समझिए मिट्टी जो है नमी को एब्जॉर्व कर पाती है। तो यह सारी चीजों में योगदान देता है अपना ह्यूमस, तो इसीलिए ह्यूमस का होना बहुत जरूरी होता है मिट्टी की सतह पर। तो यही जो ओ संस्तर है वहां पर आपको ह्यूमस की प्रचुरता दिखाई देगी। यहां आपको समझ लेना है कि कहां पर आपका ह्यूमस मौजूद रहता है। फिर इसके नीचे का जो लेयर होता है वह आपका ए संस्तर होता है। भाई ए संस्तर में आपको क्या दिखाई देगा? जब आप पौधे को किसी खोदोगे, खोद के देखोगे, जड़ें जो हैं, मैक्सिमम जड़ों का जो विस्तार है वो कहां तक दिखाई देगा? यही ए संस्तर तक ज्यादातर जड़ें जो हैं यहां पर बिखरी हुई मिलेंगी आपको, है ना। आप खूब सारे पेड़ लगाइए, फिर आप उनको खोदेंगे तो खोदने के बाद आपको ए संस्तर में ही अधिकांश जड़ें दिखाई देती हैं। और निच्छालन क्षेत्र भी होता है। बोले निच्छालन क्या होता है? निच्छालन कुछ नहीं, आप समझिए जैसे चाय को आप छानते हो ना, उसी तरीके से मिट्टी से छन छन कर जब आपके खनिज पदार्थ या पोषक तत्व नीचे जाते हैं ना, उसी को निच्छालन, उसी प्रोसेस को ही निच्छालन बोलते हैं। यानी कि खनिज तत्वों का या पोषक तत्वों का छन छन कर मिट्टी के नीचे की सतहों तक जाना। तो सर्वाधिक निच्छालित जो क्षेत्र होता है, अर्थात निच्छालन जो होता है पोषक तत्वों का, सर्वाधिक यहीं पर होता है, ठीक है। इसी कारण जड़ों का विकास भी कहां पर हो रहा है सर्वाधिक? बोले इसी ए लेयर में ही हो रहा है, ए संस्तर में हो रहा है। इसके नीचे फिर आपकी बी संस्तर मौजूद है, और बी संस्तर में कुछ खनिज तत्व जो हैं आपके बी संस्तर तक भी पहुंचते हैं, इसीलिए कुछ सीमित मात्रा में जड़ों का विस्तार यहां तक भी दिखाई देगा। तो बोले सबसे ऊपर पेड़, फिर इनकी जड़ें आपकी ए संस्तर में, कुछ जड़ें आपकी जो बहुत गहराई तक जाती हैं वह बी संस्तर तक भी पहुंच जाती हैं, लेकिन बी संस्तर के नीचे आपकी जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि नीचे इस तरीके की हमारी मिट्टी नहीं है। जो सी संस्तर है सबसे निचला संस्तर है, आपका निचला लेयर है, साथ ही ये अनुपजाऊ बिल्कुल होता है, जो जड़ों के लिए ना तो पोषक तत्व रखता है। यहाँ पर बजरी मौजूद रहती है। अब भाई बजरी वगैरह रहेगी तो जड़ों का विकास कैसे हो पाएगा यहाँ पर? इसी कारण से आपको समझना है ओ लेयर के बारे में, फिर ए लेयर के बारे में, फिर सबसे नीचे आपका बी लेयर के बारे में। और सी लेयर सबसे निचला लेयर होता है, जहां पर केवल मोटे मोटे बजरी, कंकड़, पत्थर यही मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब सॉइल की प्रोफाइल हमने समझ ली, और सॉइल की प्रोफाइल बहुत आसानी से समझी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा ह्यूमस किस लेयर में पाया जाता है, किस संस्तर में मौजूद रहता है, बता देना भाई। ओ लेयर में सबसे ऊपरी लेयर आपका कौन सा है? ओ लेयर है। मिट्टी के प्रकार समझने हैं। भाई सीधा प्रश्न बनता है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आपको कितने भागों में बांटा गया है भारतीय मिट्टी को? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात की जाए, अगर ICAR की बात की जाए, तो उसने 8 भागों में मोटा मोटा मिट्टी को बांट रखा है भारतीय मृदा को। और वह 8 भाग आपके कौन से हैं? तो आपको बता देना है, एक तो वृहद समूह वाली मिट्टी है जो ज्यादातर अधिकांश भाग में आपकी मौजूद हैं, दूसरी लघु समूह वाली मिट्टी है, इसके अंतर्गत भी देखेंगे हम 4 भाग कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं वृहद समूह में आपकी जलोढ़ मृदा आएगी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी,
फिर आपकी लेटराइट मिट्टी। यह 4 हो गई आपकी वृहद समूह वाली मिट्टी। दूसरी आपकी देखिए पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी और लवड़ी और पीट मृदा। एक एक मृदा को अभी हम समझ लेते हैं, जितने प्रश्न आपके बनाए गए हैं वो सारे यहाँ पर हम देख लेंगे, इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। देखो जलोढ़ मृदा को लेकर के आपको इसकी लोकेशन मैप पर भी दिखाएंगे और पहले इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। देखो जलोढ़ मृदा जो होती है कैसे ये निर्मित होती है, तो चाहे हिमालय की नदियां हो, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, पीछे हमने पढ़ ली है, तो आपको जब बताया जा रहा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की कहाँ की बात की जा रही है। तो इनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, ठीक है, इनका निक्षेप जहाँ पर होता है, साथ ही साथ कहीं पर सागर के द्वारा कुछ अवसाद लाकर पहले गाद लाकर जमा कर दिया गया, फिर सागर वहां से पीछे हट गया, तो वह जो निर्मित किया जाता है, जो मिट्टी लाई जाती है, यही मिट्टी आपकी जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब जलोढ़ मृदा में आप समझिए पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। यह पोटास अगर समझना है पहले यहां पर बेसिक समझ लो। एनपीके का आप रेशियो जानते हैं, जब आप मिट्टी में उर्वरक डालते हैं, आप जानते हैं उर्वरता बढ़ाने के लिए ही उर्वरक डाला जाता है, और उर्वरक में नाइट्रोजन हो गया आपका, ठीक है, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। इसका मात्रा क्या रहती है आपकी 4, 2 और 1 के अनुपात में रहता है। साइंस पर भी थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इनका अनुपात 4, 2 और 1 के अनुपात में अगर रह रहा है तो कॉमन सेंस लगाकर बताओ कि मिट्टी में किस चीज की कमी होगी। भाई पोटास की मात्रा जब 1 अनुपात में रखी जा रही है, इसका मतलब है कि मोस्टली जो मिट्टी होगी भारत में, जो उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, अगर इस अनुपात में किया जा रहा है, मतलब पोटास हमारे यहाँ मिट्टी में इतना ज्यादा मात्रा में इसकी कमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रखी जा रही है? नाइट्रोजन की, अर्थात भारतीय मृदा। क्वेश्चन भी बनता है, भारतीय मृदा सामान्यतः जितनी है मोस्टली वह सारी की सारी नाइट्रोजन से अभाव ही है, नाइट्रोजन का अभाव ही है भारतीय मिट्टी में। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि नाइट्रोजन का अभाव मोस्टली हमें भारतीय मृदा में दिखाई देगा। फिर आपका दूसरा है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस भी कहीं पर फास्फोरस दिखाई देगा आपको और कहीं पर नहीं दिखाई देगा। यह भी यहां पर समझ लो, कहां पर फास्फोरस आपको मौजूद होगा, कहां नहीं होगा, तो आपको गेस करना आसान हो जाएगा। देखो यार, जहां बारिश बहुत अधिक होगी, ठीक है, जहां बारिश अधिक होगी तो वहां मिट्टी का निच्छालन जब होगा तो निच्छालित होकर पानी में घुलकर आपका फास्फोरस भी नीचे पहुंच जाएगा। और जब नीचे की लेयरों में फास्फोरस पहुंच जाएगा, घुल जाता है, नीचे पहुंच जाता है, तो ऊपर की लेयर में आपका फास्फोरस नहीं मौजूद होगा। जहां बारिश नहीं हो रही होगी, मरुस्थलीय मृदा होगी, आप देखना वहां पर फास्फोरस भी मिलेगा, पोटास भी मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई वहां बारिश नहीं होती, इसलिए वहां घुलकर क्या होता है, नीचे नहीं पहुंच पाता है ना, नहीं पहुंच पाएगा तो ऊपर की लेयर में ही मौजूद होगा। तो अब समझ में आया? आपको कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा समझने की, कारण पर समझने की कोशिश किया करो कि कहां पोटास मिलेगा, ठीक है, कहां पर आपको नाइट्रोजन का अभाव तो मोस्टली दिखाई देगा, और आपको समझ लेना है कहां पर फास्फोरस की मात्रा दिखाई देगी। अभी आगे जब समझाया जाएगा तो यह बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। देखो जलोढ़ मृदा जब हम देखेंगे तो यहां बताएंगे कि यहां पोटास पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और जो अभाव रहता है वह फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और ह्यूमस का। क्योंकि फास्फोरस का अभाव आप जानते हैं, जल मौजूद है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर, तो कृषि के लिए इसलिए यह उपजाऊ भूमि भी होगी। उपजाऊ भूमि इसलिए होती है, आप यह भी समझ लीजिए, जो आपका क्ले होता है, ठीक है, बालू हो गया, गाद हो गया, इनके बारे में देखा था, इनका अगर अनुपात पर्याप्त मात्रा में, इन कणों का पर्याप्त मात्रा में एक संतुलित तरीके से अनुपात पाया जाएगा, मिट्टी कृषि के लिए उतनी ही उपजाऊ होती है। तो अब देखा जाएगा कि जलोढ़ मृदा में यह बहुत ही संतुलित रूप में इसका अनुपात पाया जाता है, इसीलिए कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, आप जानते हैं उर्वरक एनपीके को 4, 2 और 1 के अनुपात में डालकर इसको हम क्या करते हैं, इसके अभाव को खत्म करने की कोशिश करता है किसान। तो इसीलिए कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ यह मानी जाती है यह मृदा। तो जलोढ़ मृदा समझ में आ गया होगा। और भाबर, तराई, बांगर और खादर, इसको बहुत अच्छे से पीछे समझ लिया है। आप जानते हैं जब शिवालिक की पहाड़ियों से हमने देखा था, नदी का निकास होता है तो अपने साथ अवसाद लेकर जो जमा करेगी किनारे किनारे, तो यहाँ पर आपकी भाबर तरीके की जलोढ़ मृदा दिखाई देगी, है ना। उसके बाद आगे जहाँ पर आपका नदी निकलती है इन बड़े बड़े बंजर पहाड़ियों से दिखाई देगी, जहां पर नदी, वहां पर आपका तराई क्षेत्र का निर्माण होगा। तराई क्षेत्र से आगे बढ़ेगी, जहां पर आप जानते हैं कि पुरानी मृदा का एक बार विकास हो जाएगा, जहां पर हर बार नई मृदा नहीं लेकर आएगी, तो वहां पर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा दिखाई देगी बांगर क्षेत्र में। बांगर क्षेत्र आप जानते हैं बापू से कनेक्ट किया था, यहां पर हमने, याद करिए, बांगर क्षेत्र में आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा दिखाई देती थी। फिर जहां पर हर बार मिट्टी क्या है नदियां बाढ़ के रूप में हर बार नई मिट्टी लेकर जाएंगी वह आपका खादर क्षेत्र कहलाता है। इसलिए खादर में आपकी नई जलोढ़ मृदा दिखाई देगी। यहां पीछे भी समझ चुके हैं, यहां रिवीजन हो गया आपका। दूसरी प्रमुख मिट्टी है लाल मृदा। देखो अब जलोढ़ मृदा को पहले आ जाओ मैप पर देख लेते हैं। तो जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, आप समझिए ये येलो कलर का जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है, यह जलोढ़ मिट्टी का है। गंगा और आप समझिए यमुना का जो मैदान है, यहां पर जलोढ़ मृदा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ और कहां पर दिखाई दी, और समझिए सागर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं, कृष्णा नदी देखी थी हमने, गोदावरी देखी थी, कावेरी देखी थी, इन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहां पर नदियां अवसाद लाकर जमा करेंगी।
तो इसी कारण से आपको दिख रहा होगा इन क्षेत्रों में आपकी जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा यमुना का मैदान हो गया, साथ ही साथ जो हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखी थी, इनके डेल्टाई क्षेत्र में जो अवसाद निर्मित होते हैं, इसके कारण जलोढ़ मृदा तो दिखाई देती है। यहाँ पर हमने विस्तार देख लिया जलोढ़ मृदा का, क्योंकि साथ साथ हमने जब फैक्ट पढ़ा उसके बाद इसको अगर मैप पर भी देख लिया तो और क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब आते हैं अगली लाल मृदा पर। भाई लाल मिट्टी की जब बात की जाएगी तो यह पता होना चाहिए इसका जो निर्माण होता है यह आग्नेय चट्टानों से होता है। पीछे चट्टानें हमने पढ़ रखी है, आग्नेय, अवसादी, कायंत्रित, 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था। नहीं देखा जाना पहले देखना जाकर के, क्योंकि यह क्लियर होगा तभी आपको समझ आएगा। अब भाई आग्नेय चट्टानों में आप जानते हैं ग्रेनाइट होती है, साथ ही साथ यह ग्रेनाइट जब नीस में परिवर्तित होती है अर्थात कायंत्रित चट्टानें, दोनों चट्टानों का प्रमुख रूप से योगदान रहता है लाल मिट्टी के निर्माण में। क्वेश्चन बनाया जाता है भाई यह लाल रंग किस कारण से होता है, तो आपको बता देना है फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। साथ ही यह तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या ह्यूमस इस तरीके का अभाव आपको दिखाई देगा। भाई क्या कार्बनिक पदार्थ होगा? एक बात बताइए, जब ग्रेनाइट चट्टानें निर्मित होती हैं आप जानते हैं वहां पर किसी भी कार्बनिक पदार्थ की या किसी भी जीवांश के जिंदा रहने की संभावना है, बचने की संभावना है? बोले नहीं है। तो लाल मिट्टी में कैसे आप बोल सकते हो कि भाई यहां पर ह्यूमस मौजूद होगा? ह्यूमस तो अपने आप में कार्बनिक पदार्थ होता है, कई वर्षों तक डिकम्पोज होता रहता है, लेकिन ग्रेनाइट चट्टानों का पीछे निर्माण देखना कैसे होता है, अत्यधिक तापमान के चलते आप जानते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानें किस तरीके से निर्मित होती हैं, है ना। और फिर वहां पर ह्यूमस का तो आप बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मृदा में आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह सभी का अभाव ही देखने को मिलता है मोस्टली भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं। और लाल रंग किस कारण से है आपको पता चल गया, फेरिक ऑक्साइड के कारण है। तो लाल मिट्टी से संबंधित इतने प्रश्न ही आपके आयोग बनाता है। साथ ही लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी बोल देते हैं कभी कभी। पीली क्या बोलते हैं, जब यही लाल मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो पीली मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लाल मृदा का क्षेत्र भी साथ के साथ देख लो, देखो लाल कलर से ही आपकी लाल मृदा दिखाई गई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो लाल मृदा का क्षेत्र आपको क्लियर तरीके से देखो, प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है यह समझ में आ रहा होगा, पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। साथ ही साथ आपका यह देखिए उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, है ना, और आपका झारखंड का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी दिख रही है, यहाँ लाल मिट्टी ही आपको दिखाई दे रही होगी। और उत्तर पूर्वी के राज्य हैं, यहाँ पर भी आपकी लाल मिट्टी का विस्तार है। तो जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी प्रमुख मृदा आपकी लाल मिट्टी ही जो दिखाई दे रही है, आपने मैप पर भी समझ ली इसको, और इससे संबंधित तथ्य जो थे वो पहले आपको समझा दिए गए। तीसरी प्रमुख मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। बोले काली मिट्टी का जो निर्माण है पीछे भी समझाया था, बसाल्ट जो चट्टानें होती हैं इनका कई विखंडन, ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपका जो लावा निकलता है, जो बसाल्ट चट्टानों को पिघलकर लावा का निर्माण होता है। आप समझिए इस लावा के माध्यम से ही आपका कई वर्षों तक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तब इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसी कारण से काली मिट्टी को कभी कभी लावा मिट्टी भी बोल देते हैं, है ना। आप समझे, इसके निर्माण के पीछे के कारण को समझ लोगे ना तो इसका नामकरण क्यों आखिर लावा मिट्टी दिया जाता है तो समझ में आ जाएगा आपको। और यही बसाल्ट मिट्टी समझाया गया था कपास की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। तो काली मिट्टी को समझ में आया कि बसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है और कपास की खेती के लिए बहुत अनुकूल होती है। साथ ही साथ इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। बोले क्यों बोलते हैं स्वतः जुताई वाली, क्योंकि इसमें समझिए जो पीछे चट्टान आपको कण बताए गए थे उसमें आपको क्ले बताया गया था। क्ले जो था आपका कण सबसे छोटा कण था, याद आया, और सबसे छोटे कण क्ले होते हैं तो इनकी जो जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। भाई जब जल नॉर्मली एब्जॉर्ब ही कर लेगा, और जब समझिए कि एब्जॉर्ब, हम जुताई क्यों करते हैं, जुताई करते हैं ताकि भूमि में क्या है, जल, जो भूमि के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो जल को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन यह नेचुरली ही, प्राकृतिक रूप से ही काली मिट्टी में सर्वाधिक क्ले पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो नेचुरली ही क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे जल को। तो इसी कारण से यह अपनी स्वतः जुताई कर लेती है। इसी कारण से जब यह सूखती है तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं इसमें, कारण यही होता है। ठीक है, आसानी से फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कपास की खेती कर सकते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा काली मिट्टी से संबंधित जो तथ्य हैं आपके पूछे जाते हैं। फिर देखो जैसे लाल मिट्टी से संबंधित पूछा गया कि इसका लाल रंग किस कारण से होता है, वैसे काली मिट्टी का पूछा जाता है काला रंग किस कारण से होता है। आपने बताया यहाँ पर ह्यूमस मौजूद होता है और एल्यूमिनियम व लोहे के मैग्नेटाइट यौगिक होते हैं। देखो एल्यूमिनियम और लोहा मौजूद है, उसका मैग्नेटाइट यौगिक मौजूद है, इसके कारण ही काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस का यहाँ भी अभाव रहेगा, या तो स्वाभाविक सी बात है। नाइट्रोजन तो आपको आंख बंद करके मार देना है कि भारत की जितनी मृदा है ना, सभी मृदाओं में नाइट्रोजन का अभाव ही दिखेगा, और फास्फोरस का कहाँ पर अभाव नहीं होगा यह समझा दिया गया है। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, वहां पर तो, या बारिश हो रही होगी वहां तो फास्फोरस नहीं ही मिल रहा है मिट्टी में, और बारिश नहीं होगी जहां सूखा वाला क्षेत्र होगा वहां फास्फोरस आपको दिखाई देगा, अभी देखेंगे। इसके देखो और नाम भी है, रेगुर मृदा भी बोलते हैं, और यूपी में इसी मृदा को करेल बोला जाता है। आपको समझ लेना है कि यूपी में काली मिट्टी को ही करेल बोलते हैं जहां पर कपास की खेती होती है, और इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। अगली मिट्टी है अपनी लैटराइट मिट्टी। देखो लैटराइट मिट्टी को समझिए कहां पर होता है, इसका
निर्माण। आप समझिए इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक तो तापमान बहुत अधिक होना चाहिए, दूसरा बारिश बहुत अधिक होनी चाहिए। यानी कि वर्षा आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी जिस मृदा में, वहां पर आपकी यह लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। साथ ही तापमान भी अच्छा खासा रहना चाहिए। तो इस तरीके की स्थिति आप जानते हैं, जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी आप देखेंगे, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र देखेंगे वहां पर आपको इस तरीके की मिट्टी का विकास दिखाई देगा, क्योंकि केरल से होते हुए आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून अंदर एंट्री कर रहा था भारत में, तो वहां वर्षा भी खूब होगी, साथ ही साथ तापमान भी वहां पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और कुछ उत्तर पूर्व का क्षेत्र भी है, जैसे मेघालय के क्षेत्रों के आसपास भी आपको लेटराइट मिट्टी दिखाई देगी। और लेटराइट मिट्टी में आपको पता होना चाहिए कि लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक मौजूद रहते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक हो रही है तो चाहे चूना हो या सिलिका हो, इसका निच्छालन हो जाएगा। और निच्छालन का मतलब आप समझ रहे हैं, यह निच्छालित होकर के मृदा की निचली परत में पहुंच जाएगा, निचले संस्तर तक पहुंच जाता है। और यह लेटराइट जो मिट्टी होती है, लोहे के ऑक्साइड यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और इस कारण से यह मजबूत मिट्टी होती है। और मजबूत मिट्टी होने के नाते ही इसका प्रयोग ईंटों के निर्माण में किया जाता है। बोले किस मिट्टी का प्रयोग आपका ईंटों के निर्माण में किया जाता है? आपने बता दिया लेटराइट मिट्टी का। अब काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी को मैप पर समझते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र देखो आपको समझ में आ रहा होगा, दक्कन जो ट्रैप का क्षेत्र है या दक्कन का पठार है, यही आपका काली मृदा का क्षेत्र है। साथ ही कुछ गुजरात का क्षेत्र भी हमने देखा, यहां पर भी काली मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से यही क्षेत्र है जहां कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है ना, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपने दूसरा देखा था, कौन सा? दूसरा आपने देखा लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र देखिए आपको क्लियर तरीके से समझाया गया था, जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यहाँ लेटराइट मिट्टी आपको दिखाई देगी, है ना। लेटराइट मिट्टी यहाँ पर मिलती है, अर्थात यहाँ बारिश खूब हो रही होगी, तापमान भी। कुछ क्षेत्र आपको देखिए, यहाँ मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको लेटराइट मिट्टी, क्योंकि बारिश यहाँ पर भी खूब है और तापमान भी ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद रहता है। चलो आगे मिट्टी कौन सी देखनी है? आगे अपने को देखनी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का मतलब ही क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में जो मिट्टी आपकी दिखाई देगी यह पर्वतीय मिट्टी होगी। और यह प्रकृति कैसी होती है? इसकी अम्लीय प्रकृति। देखो दो तरीके से और विभाजित किया जाता है मृदा को, एक अम्लीय और एक क्षारीय। आप समझिए यह अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, पीएच वैल्यू आपने पढ़ रखा होगा, तो पीएच वैल्यू के आधार पर ही आपका अम्लीयता और क्षारीयता डिसाइड की जाती है ना। पीएच वैल्यू आपकी अगर कम रहती है तो आप समझिए वह अम्लीय पदार्थ होगा उतना ही, और जितना ही पीएच वैल्यू 7 से अगर अधिक रहेगी, है ना, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू रहेगी तो अम्लीय होगा आपका, 7 से अधिक रहेगी तो आपका क्षारीय होगा। एक प्रश्न आयोग बनाता है, भाई मिट्टी अगर किसी क्षेत्र की अम्लीय है, सारे सुन लीजिए ध्यान से, मिट्टी अगर किसी क्षेत्र की अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो आपने बताया भाई अम्लीयता को कम करने के लिए उस मिट्टी में किसान क्या करेगा? किसान चूने का छिड़काव करता है। चूना क्या होता है? चूना क्षारीय होता है, ठीक है। और मिट्टी अगर क्षारीय है तो क्षारीय मृदा क्या होती है? अनुपजाऊ मृदा होती है, वहां पर किसान जिप्सम डालता है, ठीक है। याद रखना, कृषि से संबंधित भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्षारीयता को बैलेंस करने के लिए क्या करता है? वहां पर रोकने के लिए जिप्सम का छिड़काव करता है किसान अपने खेतों में। और एक बात आपको पता होना चाहिए, भारत में अगर पूछा जाए सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में मौजूद है, तो आपको पता होगा यह उत्तर प्रदेश ही है हमारा, जहां पर सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। और सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहां पर है? तो सर्वाधिक अम्लीय मृदा हमारी गुजरात राज्य में है। ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि यहां पर अम्लीयता और क्षारीयता की बात हुई तो साथ ही साथ आपको समझा दिया गया। अब पर्वतीय मृदा की बात की गई, तो पर्वतीय मृदा को आपको समझना है कि यह जीवाश्म की यहां पर अधिकता तो रहेगी लेकिन अपघटन नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप समझिए जो पर्वतीय क्षेत्र होता है यहां तापमान क्या रहता है? बहुत कम रहता है। और अपघटित होने के लिए, किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आप समझिए वहां पर तापमान का भी होना बहुत जरूरी है। हाई टेम्परेचर रहेगा तभी वह अपघटित हो पाता है, वह जीवाश्म जो है आपका। तो भाई पर्वतीय क्षेत्र में भले ही जीवाश्म मौजूद हैं लेकिन अपघटन नहीं हो पाने के चलते वहां की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ नहीं रहती है। फिर भी वहां पर बागानी कृषि, है ना, बागानी कृषि आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर के बारे में सुन रखा होगा आपने, वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, है ना, जिनको बागों में आप उगाते हैं, तो इस तरीके की कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है जो पर्वतीय मृदा होती है। पोटास और फास्फोरस, आप समझ रहे हैं यहाँ पर पोटास और फास्फोरस या चूने सभी की कमी, क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश होती है, बारिश होने के चलते फास्फोरस हो या चूना हो निच्छालित होकर नीचे चला जाएगा, इसलिए इसकी कमी होती है। ये तो कॉमन सेंस लगाकर आप समझ जाएंगे। अब फिर आते हैं शुष्क या मरुस्थलीय मृदा पर। बोले भाई शुष्क मरुस्थलीय मृदा शुरू में ही बताया गया था कि यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ फास्फोरस दिखाई देगा, यहाँ कैल्शियम दिखाई देगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश ना होने के कारण निच्छालित होकर यह सारे पदार्थ नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ ऊपर ही हमें दिखाई दे जाएंगे, ऊपरी लेयर पर ही। तो फास्फोरस भी मौजूद होगा यहाँ पर और कैल्शियम भी मौजूद होगा, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस यहाँ पर नहीं होगा। ना तो नाइट्रोजन होगा ना ह्यूमस होगा। भाई नाइट्रोजन का अभाव तो हर जगह ही है, ह्यूमस क्यों नहीं है? बोले कार्बनिक पदार्थ कहाँ से है यहाँ पर? भाई
यहाँ क्या कार्बनिक, यहाँ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है जितना मरुस्थलीय मृदा है, कोई कार्बनिक जब पदार्थ ही नहीं है तो उसका अपघटन क्या होगा, क्या ह्यूमस का निर्माण होगा भाई, ह्यूमस यहाँ कैसे मौजूद होगा, इसलिए ह्यूमस का भी अभाव दिखेगा, नाइट्रोजन का भी अभाव दिखेगा और यह अनुपजाऊ रहेगी पूरी तरीके से, है ना। मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है और अनुपजाऊ भी होती है। और आप देखिए एक चिंता का विषय यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि पंजाब और हरियाणा की भूमि जो आपकी क्षारीय होती चली जा रही है, कैसे, देखो यहाँ पर अम्लीता मान लीजिए मृदा में थी पहले, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय क्यों हो रही है, यहाँ की अम्लीता कैसे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, अति दोहन, अगर बहुत ज़्यादा आप मृदा का दोहन कर दोगे, अधिक उर्वरक का प्रयोग कर दोगे तो यह मिट्टी क्या करती है, मिट्टी को क्षारीय बनाएगी और धीरे धीरे जैसे ही क्षारीय बनती चली जाएगी तो वहाँ की मिट्टी आपकी अनुपजाऊ होती चली जाएगी। इसी आधार पर बोला जाता है कि आप संतुलित रूप से पर्यावरणीय दृष्टि से या पर्यावरण को साधते हुए ही आप वहाँ पर क्या करिए, मिट्टी का प्रयोग करिए, पंजाब या हरियाणा में उत्पादन करिए। अब लवणीय मृदा पर आते हैं भाई। लवणीय मृदा आप जानिए, लवण आप समझते हो, नमक समझिए, नमक, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके लवण अगर मौजूद है मिट्टी में तो वह आपकी लवणीय मृदा कहलाएगी। और इस तरीके की मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है, बोले गुजरात में है। या अम्लीय मृदा पूछ दे या लवणीय मृदा पूछ दे, कहाँ पर है आपकी, गुजरात में है। और क्षारीय मृदा यहीं पर आपको पीछे समझाया था सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपको बताना है यूपी में है, ठीक है। तो लवणीय मृदा से इतने ही प्रश्न आपके आयोग बनाता है। पीट मृदा कौन सी होती है, तो पीट मृदा आपको यह तो पता होना चाहिए कहाँ पर मौजूद है, जो आपका दलदली क्षेत्र होता है, वह दलदली क्षेत्र में जहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति दिखती है, तो भैया वह जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वही आपकी पीट मृदा होती है। कहने का मतलब यह होता है जो डेल्टाई क्षेत्र आपने देखे थे, ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र हो या कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र हो, यहाँ पर जहाँ पर जल भराव कर दिया जाता है, डेल्टाई क्षेत्रों में जानते हैं हम नदियों के द्वारा जल भराव किया जाएगा, जल भराव करने के चलते ही जिस मिट्टी का विकास होता है उसी को ही आपका पीट मृदा बोला जाता है। अब जल जब मौजूद है तो क्या फास्फोरस होगा वहां पर, बोले नहीं होगा। क्या पोटास होगा, नहीं होगा, ठीक है, दोनों ही आपके वहां पर मौजूद नहीं होंगे, ना फास्फोरस ना आपका पोटास। और यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी नगण्य होते हैं। इसी कारण से आप समझ लीजिएगा यहाँ मिट्टी की अम्लीता बहुत अधिक होती है और लवणी भी बहुत अधिक होगी, यानी कि लवण यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद होंगे। इसीलिए यहाँ मैंग्रोव वनस्पति के लिए सर्वाधिक अनुकूल यह मिट्टी मानी जाती है, कौन सी, पीट मृदा। तो पीट मृदा से संबंधित आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। फिर मृदा अपरदन एक टॉपिक पूछा जाता है भाई। मृदा अपरदन के 4 चरण यहाँ देख लीजिए, इन चारों चरणों को लगाने के लिए आता है, समझ लीजिए। देखो पहला होता है आपका बूंद अपरदन। बूंद अपरदन ही आगे जब बढ़ता है आपका मृदा और अधिक अपरदित, अपरदन मतलब समझते हो आप, नहीं समझते हो, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है इसका क्षय हो जाना, अर्थात मिट्टी धीरे धीरे अपरदित हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है, उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। और ऊपरी संस्तर का विनाश, जिसे शॉर्ट्स में समझिए। अब इसके कई चरण होते हैं, मतलब एकदम से थोड़ी ना पूरी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी, पहले बूंद अपर्दन होगा, फिर वहीं पर दिखाई देगा आपको परत अपर्दन, फिर रेल अपर्दन दिखाई देगा, और सबसे लास्ट में जब बुरी तरीके से मिट्टी का अपर्दन हो जाएगा तो अवनालिका अपर्दन दिखाई देता है। और सारा कुछ अभी देखो समझ में आएगा कैसे। देखो मिट्टी पर जब लगातार बारिश होगी तो छोटी छोटी बूंदें पड़ेंगी, छोटी छोटी बूंदों के चलते लगातार ही वहां पर जब बारिश होती रहेगी तो वहां की ऊपरी लेयर को क्या करेंगी, वहां की जो बारिश की बूंदें होंगी वह अपर्दित कर देगी, है ना, अपक्षय कर देती हैं उसका, तो तब वहां पर बूंद अपर्दन की शुरुआत हो जाती है। फिर यह बारिश की मात्रा जब बढ़ जाती है तो धीरे से ऊपर की जो लेयर होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। लेयर जब खराब होगी तो इसीलिए उसको लेयर अपर्दन मतलब परत अपर्दन बोला जाता है। और यही अपर्दन जब बारिश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, और मिट्टी में जब छोटे छोटे गड्ढे बनने लगेंगे, खड्डे बनने लगेंगे, तो उसे रेल अपर्दन बोला जाता है। और रेल अपर्दन के बाद अगर यह बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक तो योगदान इसमें बारिश का रहेगा, दूसरा जो नदियां होती हैं वहां पर बहने वाली नदियां, और नदियों के चलते ही अगर मार्ग परिवर्तित कर दिया जाएगा, मार्ग परिवर्तन होने के चलते आप समझिए जहां पर नदियां पहले बह रही थीं और बहने के बाद वहां बहना बंद कर दें नदियां, है ना, और फिर नदियों के द्वारा तो उस जगह को काट कर आगे बढ़ा गया होगा, लेकिन नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया तो गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण तो वहां हो ही जाएगा। साथ ही बारिश के चलते बहुत अधिक बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा हुई, तब भी गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण हो सकता है। 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं जिनके कारण अवनालिका अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन देखने को मिलेगा। इस तरीके की भूमि आपको कैसी, उत्खात भूमि के रूप में जानी जाती है। बोले भाई यह उत्खात भूमि हमने चंबल के क्षेत्रों में देखी थी, अर्थात चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ भूमि बनाई जाती है उसको ही हम अवनालिका अपर्दन के रूप में देखते हैं। तो यह मिट्टी के अपर्दन से संबंधित सारे तथ्य थे जो समझ में आ गए होंगे आपको। फिर सबसे लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो प्राकृतिक वनस्पति को अगर समझना है, इसको 2 आधार पर बांटकर आपको समझाया जा रहा है और क्वेश्चन सारे इसी से क्लियर हो जाएंगे। एक आपका क्षैतिज वितरण होता है। क्षैतिज वितरण को समझना है तो आपको समझना होगा बारिश के आधार पर, मतलब वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी तो वनस्पतियों का विभाजन भी होता चला जाएगा, मतलब वनस्पतियों का नामकरण होता चला जाएगा। जितनी बारिश वैसी वनस्पति, जैसी बारिश वैसी वनस्पति। और दूसरा है आपका ऊर्ध्वाधर विभाजन।
अर्थात जैसा तापमान वैसी वनस्पति। ठीक है, यानी कि यह जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, यह देखेंगे यहाँ पर बारिश का प्रभाव कम दिखेगा, बारिश के प्रभाव की तुलना में तापमान का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, तो वह ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत समझ लेंगे। और क्षैतिज वितरण हमें समझना है, तो हमें यह देखना है भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहां वनस्पति कौन सी होगी, जहां वर्षा की मात्रा कम होगी वहां वनस्पति कैसी होगी, है ना। आप समझिए पूरे स्थल पर, भारत का जो स्थलखंड है उसी पर ही हम समझेंगे वर्षा के वितरण के अनुरूप वहां की वनस्पतियों को। और वहीं से देखो प्रश्न सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इसी सारणी से। देखो जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश है उस जगह के वन को क्या बोलते हैं, वहां सदाबहार वन होगा आपका। भाई उष्णकटिबंधीय तो होगा ही होगा, क्योंकि तापमान अधिक, स्वाभाविक सी बात है वहां पे रहेगा। जब तापमान अधिक रहेगा तभी तो वहां लो प्रेशर बनेगा, तभी तो पवनें चलेंगी वहां पर उस क्षेत्र की ओर, और तभी तो वहां पर वर्षा कराएंगी। तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक, तो उष्णकटिबंधीय होगा। दूसरा सदाबहार वन होंगे, मतलब सदाबहार रहेंगे वहां के वन जितने भी होंगे। और उन वनों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। आबनूस हो गया, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना या बांस, यह समझिएगा ये जितने सदाबहार वन होते हैं यह वाणिज्यिक रूप से बिल्कुल प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इनकी लकड़ियां इतने मोटे मोटे पेड़ होते हैं, इतनी कठोर लकड़ियां होती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय मशीन लगेंगी इन पेड़ों को काटने के लिए, इसलिए बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं किया जाता। आज के समय में इतनी भारी भारी मशीनें भी नहीं है, हालांकि कटाई हो रही है, आप जानते हैं अमेजन के जंगलों में चले जाइएगा। ठीक है, ये भारत के जितनी भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, घने वन आपको देखने हैं तो आपको उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां पर इस तरीके के वन दिखाई देंगे जहां पर्याप्त बारिश होगी और इस तरीके के वृक्ष भी मौजूद हैं। तो इनकी कटाई आसान नहीं, बहुत घने होते हैं, जिस कारण, लेकिन इनके नाम आपके लिए जरूरी है याद रखना। कौन कौन से, आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, सिनकोना है, बांस है। यह कुछ महत्वपूर्ण नाम ही आपको बताए जा रहे हैं जो लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 200 से 250 सेंटीमीटर अर्थात थोड़ी सी कम बारिश वाले क्षेत्र में जाएंगे, उन्हें अर्ध सदाबहार वन बोल देते हैं। तुलनात्मक रूप से आप समझिए सदाबहार की तुलना में इनकी लकड़ी थोड़ी मुलायम होगी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यूज कर लिया जाए, लेकिन ज़्यादा इनको भी नहीं यूज कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपके साइडर हो गए, कैल हो गए। फिर बढ़ते हैं भाई 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र। अब इस प्रकार के जो वन होते हैं उनको नाम दिया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही हो गया, लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। बोले आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब क्या है, पर्ण मतलब होता है आपका पत्ता, पाती मतलब गिरा देना, जो पत्ते गिरा देते हैं, मतलब ग्रीष्म काल जो होता है, ग्रीष्म ऋतु आती है उस समय ही अपने पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते गिराने के पीछे साइंस क्या है, ये आपको साइंस के वीडियो जब कराए जाएंगे ना, बायोलॉजी, वहां पर आपको क्लियर तरीके से समझा दिया जाएगा कि आखिर किस कारण से ये क्या करते हैं, गर्मियों में क्यों पत्ते गिराते हैं, ताकि वाष्पीकरण ना हो। चलिए वो छोड़िए, इसको नहीं समझना है, अभी हमें समझना है 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश जहां पर होगी वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, आप जहां भी रह रहे होंगे वहां ये सारे पेड़ होंगे, उनसे परिचित होंगे, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्रों में ही इस तरीके की 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलेगी और सारे वृक्षों का विकास भी देखने को मिलेगा। साल हो गए सागवान, शीशम, सहतूत। और वाणिज्यिक रूप से इनका महत्व क्यों अधिक है, क्योंकि इनकी लकड़ी जो है सदाबहार वनों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कमजोर होती है, काटना इसको आसान होता है, इसलिए वाणिज्यिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण की क्षति ना हो इसलिए सरकार लगातार इस पर बैन भी लगाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, काट काट कर इसको बेच बेच कर खूब लाभ कमाते हैं अंधाधुन। अब 70 से 100 सेंटीमीटर की जहां वर्षा होगी वह शुष्क पर्णपाती क्षेत्र आ गया। भाई 100 से नीचे जैसे ही आएंगे हम तो शुष्क बोल दिया जाता है, 100 से अधिक रहेंगे तो उसे आर्द्र बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन पर्णपाती वन यह भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल में देखिए जो आते हैं आपके एग्जाम्पल, यहाँ से आयोग प्रश्न बनाता है, वो सारे यहाँ पर कवर करा दिए गए हैं। और भारत में वृहद रूप से अगर पूछा जाए मैक्सिमम रूप से आपको कौन से वृक्ष दिखाई देते हैं, तो यही शुष्क पर्णपाती वन, ना कि आर्द्र पर्णपाती। याद रखिएगा यह सीमित मात्रा में है किसकी तुलना में, शुष्क पर्णपाती वनों की। और शुष्क पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल है आपका खैर हो गया, तेंदू हो गया और बैल हो गया। आप समझो खैर से आयोग ने प्रश्न बनाया, भाई कत्था जो है, खैरा जानते हो, खैरा जिसको बोलते हैं, इसमें जो कत्था बनाया जाता है, कत्थे में जो लगाया जाता है भाई उसको खैरा, खैरा का ही प्रयोग किया जाता है। जो कत्था बनाते हैं ना, पान खाते हो आप और पान में कत्था लगवाते हो, और कत्था बोला जाए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो इसी खैरा का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मुलायम लकड़ी होती है इसलिए आसान होता है इसको प्रयोग करना। अब तेंदू का पेड़, अब तेंदू का पेड़ अगर आपको समझना है, एक तो यह पता होना चाहिए शुष्क पर्णपाती वन है, दूसरा बीड़ी के लिए जो प्रयोग होता है तेंदू का पत्ते का ही प्रयोग होता है बीड़ी बनाने में। तो समझ में आया, यह भी महत्वपूर्ण है। और एक आप समझिए बहुत समुदाय ऐसे हैं जो जिनकी आपकी आजीविका ही टिकी हुई है इस तेंदू के पत्ते पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, उन्हें शुष्क कटीले वन बोलते हैं। अब कटीले वन, कांटे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं भाई, इन शुष्क कटीले वनों का निर्माण 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही क्यों होता है, यह साइंस का आपका टॉपिक है। यह समझ में भी आएगा जब आपको क्लियर तरीके से समझाया जाएगा भाई जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं इनमें कांटों का निर्माण क्यों होता है। ठीक है, पत्तियां कहाँ गायब हो जाती हैं। चलो 70 सेंटीमीटर से कम, अभी तो यहाँ पर हमें समझना है भूगोल की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है।
70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कटीले वन है। और यहाँ पर एग्जाम्पल आपका जैसे बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, खेजड़ी को मरुस्थल का राजा बोला जाता है। साथ ही इसके बहुउद्देशीय प्रयोग, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे यूज होते हैं खेजड़ी के पेड़ के, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय प्रयोग वाला पौधा भी बोलते हैं। खेजड़ी आप जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी पूजा होती है, ठीक है, तो इसका एक धार्मिक प्रयोग भी है। अब मरुस्थल का इसको राजा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मरुस्थल जैसे क्षेत्र में अगर कोई पेड़ आपको दिखाई दे रहा है तो उसकी तो लोग पूजा ही करेंगे ना। जैसे मरुस्थल जैसे क्षेत्र में अगर आपको पानी मिल जाए तो पानी तो अमृत हो गया, और जहां आपको पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां आप पानी की वैल्यू नहीं समझोगे। अब पलास अगला पेड़ है भाई, पलास भी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही आपको दिखाई देगा। शुष्क जो कटीले वन है उन्हीं का एग्जाम्पल पलास है। पलास क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, एक तो इसको जंगल की आग बोलते हैं। इसका जो फूल होता है, इसको जब पलास के पेड़ को देखोगे इसके फूल को, तो दूर से लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है, इसीलिए इसको जंगल की आग बोलते हैं। दूसरा क्या है, यह यूपी का अपना राजकीय पशु भी, राजकीय पुष्प भी है। अर्थात पलास के बारे में एक चीज और पता चली कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह कौन सा है, यह पलास ही है। और 50 सेंटीमीटर से जो कम बारिश होती है वहां पर आपकी मरुस्थलीय वनस्पतियां है ना, बहुत कम वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, तो नागफनी और अकाशिया जैसे जो आपके पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये कहाँ दिखाई देंगे, यह आपके मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो वनस्पतियां क्लियर हो गई होंगी और इनसे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। एक सारणी में आपको एक साथ दे दिया गया है और जितने आयोग ने प्रश्न पूछे हैं वह भी सारे बता दिए गए किस तरीके से आयोग आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन करता है। ऊर्ध्वाधर वितरण को लेकर के देखो हमने समझाया था कि पहले हम देखेंगे वर्षा के आधार पर वनस्पति का विकास। अब एक बात बताइए, यह स्थलीय क्षेत्र मान लीजिए भारत का हो गया, ठीक है, भारत के क्षेत्र में आप 900 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे, वहां तक आपको यह स्थलीय विभाजन ही दिखाई देगा, वर्षा के आधार पर ही पूरी वनस्पति। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण हम देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में 900 मीटर के ऊपर भी कुछ वनस्पति है भाई, और वहां पर वनस्पतियां ताप पर निर्भर हैं पूरी तरीके से, वहां वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक नहीं दिखाई देगा। और उन्हीं वनस्पतियों को हम ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत अभी पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे जहां पर तापमान का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो दो आधारों पर बांट लेते हैं, जो पर्वतीय हम देखेंगे क्षेत्रों की वनस्पतियों को दो आधार पर बांटेंगे, एक प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पतियां, दूसरी हिमालय की, क्योंकि हिमालय के हमने पर्वतीय क्षेत्र पढ़े थे, दूसरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के हमने पढ़े हुए थे, पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो अब प्रायद्वीपीय भारत में जो हम पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं, यह पहाड़ियां ज्यादा ऊंची तो है नहीं, बोले हाँ ठीक है। अब जब ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है तो इसी कारण से एक प्रश्न यहां से बनाया जाता है कि ना ऊंची ज्यादा होने के कारण ही यहां तापमान बहुत कम तो हो नहीं पाएगा, बोले नहीं हो पाएगा। इस कारण से जो शंकुधारी या टुंड्रा वनस्पति हैं इनका विकास भी नहीं होगा, बोले बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, यहां पर ऊंचाई बहुत अधिक है ना, अपेक्षाकृत देखा जाए ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इस कारण से बोला जाता है कि शंकुधारी और टुंड्रा जो वनस्पति है वह कहाँ दिखाई देगी, वह हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियों में दिखाई देगी। फिर अब प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पतियों को समझ लेते हैं ऊंचाई के आधार पर। पहले 900 मीटर तक तो हमें पता है कि जो जहां पर आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती दो आपके वन दिखाई देंगे। यहां तो हम पीछे समझ चुके हैं, वर्षा के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। अब जैसे ही हम 900 मीटर से ऊपर पहुंचते हैं तो हमें उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दिखाई देते हैं। अब प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, यहां पर उपोष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इन्हें सोलास वन बोला जाता है। अर्थात 900 मीटर की ऊंचाई पर जो आपको प्रायद्वीपीय भारत में जो वन दिखाई देते हैं वह सोलास वन कहलाते हैं। बोले भाई सोलास वनों के ही एग्जाम्पल बताओ एक दो, तो आप इससे परिचित तो हो गए ही यूकेलिप्टिस से। तो यूकेलिप्टिस जो हमारा है यह सोलास वन के अंतर्गत आता है। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका मैग्नोलिया, ठीक है, मैग्नोलिया हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, ये दोनों सोलास वन के एग्जाम्पल हैं। 1800 मीटर के ऊपर जब जाओगे तो वहां पर आपका समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन दिखाई देंगे। ठीक है, इसको जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो जरूरी था जहां से आयोग प्रश्न बनाता है वो आपको समझा दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अब आएंगे तो हिमालय के क्षेत्र पहुंचते हैं भाई। हिमालय के क्षेत्र की हमने देखी वनस्पतियां, तो हिमालय के क्षेत्र की वनस्पतियों को समझना है तो प्रायद्वीपीय भारत से तुलनात्मक रूप से समझेंगे। यहाँ शंकुधारी और टुंड्रा भी दिखाई देगा। बोले क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ की ऊंचाइयां पहाड़ियों की तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है, तापमान गिरेगा और तापमान कम होगा तभी तो टुंड्रा और शंकुधारी वन का विकास होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं किया है तो देखना जाकर के वहां। अब देखो यहाँ पर जब हिमालय के क्षेत्र में पहले 900 मीटर की ऊंचाई तक क्या है आपका सदाबहार, फिर अर्ध सदाबहार, उसके बाद अर्ध पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली सवाना वनस्पतियां सारी आपको दिखाई देंगी जब पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय तक आप आओगे। देखो पूर्वी हिमालय आपको यहाँ पर मैप पर देखना है, पश्चिमी हिमालय से लेकर के यहाँ पूर्वी हिमालय तक का क्षेत्र पाया जाता है। और इस क्षेत्र में क्षैतिज आधार पर जब विभाजित किया जाएगा तो पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको यह पता होना चाहिए वर्षा की मात्रा क्या होती रहती है, कम होती रहती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून एंट्री कर रहा है कहां से, उत्तर पूर्वी राज्यों से।
है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून जैसे सॉरी आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक धारा जो है आपकी, आपको पता होना चाहिए, एक धारा उत्तर पूर्वी राज्यों से एंट्री करती है और यह एंट्री करेगी तो पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा कराएगी और पश्चिमी हिमालय में तुलनात्मक रूप से कम बारिश कराएगी। इसीलिए जो क्षैतिज वनस्पति का विभाजन है सदाबहार से लेकर के जो हमने कटीले वनस्पतियों तक देखा था, वह पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय तक आपको दिखाई देगा। यह नीचे आपको देखो बनाकर दिखा दिया गया है और आपको समझा भी दिया गया है। अब 900 मीटर से ऊपर चलते हैं तो यहाँ फिगर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह लाइन आपकी इस तरीके से क्यों जा रही है? कारण यह है कि पूर्वी हिमालय में आपको पता चलेगा कि 1800 मीटर तक जाना पड़ेगा, वहीं पश्चिमी हिमालय में आपको 1500 मीटर की ऊंचाई पर ही यह वनस्पतियां दिखने को मिल जाएंगी। कौन सी? उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनस्पतियां। तो आप समझ रहे हैं कि अंतर क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका तुलनात्मक रूप से बारिश भी ज्यादा हुई है, ठीक है, पूर्वी हिमालय पे। वही आप जब 2700 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलेंगी और पश्चिमी हिमालय में वह मात्र 2400 मीटर पे। और पूर्वी और हिमालय और पश्चिमी हिमालय में बांट कर आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको क्लियर तरीके से यह समझ में भी आ जाए किस तरीके से वनस्पतियों का बंटवारा हुआ है ऊंचाई के आधार पर। हम हिमालय के ऊपर चढ़ रहे हैं, पूर्वी हिमालय पर भी देख रहे हैं और पश्चिमी पर भी साथ साथ। इस साइड का एरिया आपका पश्चिमी हिमालय, इस साइड का एरिया आपका पूर्वी हिमालय। तो वहां पर हमने देखा जैसे ही हम 3300 मीटर तक रहते हैं वहां तक हमें शंकुधारी वनस्पति या टुंड्रा शंकुधारी वनस्पति पहले दिखाई देगी, ठीक है, और 3300 मीटर से 4000 ऊंचाई तक 4000 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति दिखाई देगी। तो यह विभाजन हमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों पर दिखाई देगा और दोनों पर हाइट अलग अलग क्यों है वह भी कारण समझा दिया गया। लेकिन यहां समझना है 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाओ, उसके ऊपर जैसे ही पहुंचोगे ना फिर कोई वनस्पति नहीं आपको दिखाई देगी। और यही 3300 मीटर की जो ऊंचाई है, 3300 मीटर से मतलब 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास जो शंकुधारी वनस्पति होती हैं, यहीं पर आपकी अल्पाइन वन या चारागाह भूमि दिखाई देती है। बोले अल्पाइन वन और चारागाह भूमि का यह संक्रमण क्षेत्र होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय होते हैं, अर्थात समझिए शीत ऋतु जैसे ही आएगी वह पहाड़ों से नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ के समुदाय हैं, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ऊपर तक आते हैं और यह शंकुधारी वनस्पति और अल्पाइन वन यह 3000 मीटर की ऊंचाई तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चारागाह भूमि मौजूद है और चारागाह भूमि पर ही अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचते हैं। और वह समुदाय कौन से होते हैं? बकरवाल हो गया, गद्दी हो गया, भूटिया हो गया। आप जब हिमालय के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के क्षेत्र में जाओगे तो यह समुदाय आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। कौन से? बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये सारे ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की वनस्पतियों में अंतर के आधार पर आपने समझ लिया, ऊर्ध्वाधर वितरण देख लिया, क्षैतिज वितरण देख लिया। पोषक तत्व प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जो पोषक तत्व लास्ट में लिखे गए हैं, यहां से प्रश्न आयोग बनाता है। आसान बहुत है समझना। आप बताओ यार, आपको खाने के लिए पोषक तत्व चाहिए, ऐसे क्या पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व नहीं जरूरी होंगे, है ना? तो पोषण के लिए ही न्यूट्रिशन पौधों का जो है उन्हें 3 आधार पर बांटा गया है, एक प्राथमिक और द्वितीयक और सूक्ष्म। कैसे समझना है आपको? आपके लिए दाल रोटी प्राथमिक पोषक तत्व है आपका, और इसके साथ अचार वगैरह घी वगैरह मिल जाए तो वह द्वितीयक पोषक तत्व है। तृतीयक जैसे आप बाहर चॉकलेट वगैरह ये सब खाते हो ना, आइसक्रीम, ये सब आपका सूक्ष्म होता है, यानी कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं, या विटामिन वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है। तो आप समझिए इसी तरीके से वनस्पतियों का देखना है हमें, जो इनका प्राथमिक पोषक तत्व होता है। एक तो आपका एनपीके हो गया, बहुत आसान कैसे याद करना, उर्वरक जो डालते हैं, उर्वरक क्यों डाला जाता है उसमें एनपीके क्यों होता है? क्योंकि भैया एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये इनका क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? नाइट्रोजन का प्रयोग किस लिए होता है आपको बताना है, पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। फास्फोरस का प्रयोग क्यों होता है आपको बताना है, जड़ों का जो विकास होता है, देखो पूरा पेड़ के लिए यही जरूरी है। नाइट्रोजन वृद्धि कैसे करेगा पेड़ अगर नाइट्रोजन नहीं डालोगे आप? फास्फोरस क्यों डालते हैं? जड़ों का विकास कैसे होगा भाई? जड़ों का विकास बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फास्फोरस जो है, जो फल लगते हैं ना, है ना आपके, उनको पकाने के लिए भी जरूरी होता है फास्फोरस। फिर आगे आपका आता है पोटास या पोटेशियम। पोटेशियम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि पेड़ों में कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए आपका पोटेशियम या पोटास का यूज होता है। आप समझिए आपका उर्वरक में एनपीके क्यों डाला जाता है। तीसरा आपका देखिए 3 और आपके होते हैं जो प्राथमिक होते हैं, CHO, कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं 3 तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है ना। यही 3 यौगिक होते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यही महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? पौधों के लिए भी। और इनका तो प्रयोग कर ही लेता है, चाहे कार्बन का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो। और जरूरत किसको होती है? मिट्टी में हम किसको डालते हैं? हम इसी एनपीके को डालते हैं उर्वरक के रूप में। अब प्राथमिक आपको पूछेगा पोषक तत्व कौन से हैं, बहुत आसानी से आप समझा दोगे। द्वितीयक में आपका देखिए मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है, ठीक है। यह तीनों आपके द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे ना, जो भी इसके अलावा आपको दिखाई दे, वो सारे के सारे आपके सूक्ष्म हो जाएंगे, यानी कि बहुत मिनिमम मात्रा में उसको क्या है, वो पोषक तत्वों की जरूरत होगी। चाहे बोरान हो, चाहे कॉपर हो आपका, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, कोबाल्ट हो, क्लोरीन हो, है ना, सोडियम हो या मैग्नीशियम हो, यह आपका सल्फर है, ठीक है। अब
मोलिब्डेनम हो। ठीक है, अब समझिए आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनसे बनता है। क्या कि भारतीय जो मृदा है उसमें सर्वाधिक कमी किस सूक्ष्म पोषक तत्व की है? तो आपको बता देना है जो जिंक है आपका जस्ता, जस्ते की जो है भारतीय मृदा में सर्वाधिक कमी पाई जाती है, यानी कि जस्ता जो है हमारी मिट्टी में बिल्कुल नहीं मिलता है, और यहीं से आपको क्वेश्चन निकाला जाता है और यह आपको तैयार कर लेना है। बहुत टू दी पॉइंट चीज़ें आपको सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चीज़ें तैयार करनी है ताकि बहुत कचड़ा आपके दिमाग में न सेट हो। और यहाँ से अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में या आपसे एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस, क्योंकि उठा करके प्रीवियस ईयर से या समझिएगा सीधा प्रश्न बना देता है आयोग, आगे क्या है ऑप्शन दे देगा, जो भी पीछे पूछा होगा उसको ऑप्शन में दे देगा, तो आपके लिए एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा जब इन चीज़ों पर आपकी कमांड हो जाएगी। और वीडियोज़ को बार बार देखा करिए, और अगर टेलीग्राम पर आप जुड़ चुके हैं जुड़ जाइए, PDF वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद 2 वीडियोस और रहेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी आपकी खत्म हो जाएगी और फिर मोटे मोटे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।